की ओर से उनकी टीम ने पीयूष कुमार के नेतृत्व में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। ओपीडब्ल्यू इंस्टॉलेशन, ओपीडब्ल्यू के कंस्ट्रक्शन फीचर प्लस इंस्टॉलेशन को लेके उन्होंने एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था। और ये प्रेजेंटेशन मेरे को भी शेयर किया था, बहुत बढ़िया बनाया था। एक अपने एक ये इस संबंध में बोलना चाहूंगा कि अपनी एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी अपने के पास है, एक बल्कि थी बोला जाए, कि अपने को जेटटी के थ्रू, एक अच्छी कंपनी के थ्रू एक ओपीडब्ल्यू इंस्टॉलेशन का काम का मौका देखने का, करने का, करवाने का मौका मिला था। 11,000 करीब किलोमीटर लाइनों में अपने डिफरेंट टीएलएम सब डिविजन्स जो हैं, उनके अंडर में इंस्टॉलेशन का काम जेटीटी ने किया। और एज ए सुपरवाइजर हम लोगों ने उसको काम देखा और उसको ऑब्जर्व भी किया, और उनकी प्रैक्टिसेस किया है वो अपन देखते भी रहे। बस सबसे बड़ी चीज होती है, जब तक हम एज ए वर्कर के रूप में काम नहीं करते तो हम सीख नहीं पाते हैं। एज ए सुपरवाइजर हमको मालूम रहता है, पर कॉन्फिडेंस जब आता है कि हम एज ए वर्कर के रूप में काम करते हैं तो हम उस काम को सीख पाते हैं और आगे करने की स्थिति में आते हैं। जैसे मेंटेनेंस में कभी कोई दिक्कत हो तो हमारा ऐसा सोचना है कि अभी जेटीटी की टीम है, कई जगह काम कर रही है। एक छोटे छोटे टीएलएम से एक डिवीजन में छोटे छोटे ग्रुप बनाया जाए, चार, दो, जैसे मान लो 3 सब डिवीजन है तो 2-2 आदमी सभी सब डिवीजन से लेके एक टीम बनाई जाए। और जेटीटी की जो टीम काम कर रही है उनके साथ में उनको बोले कि नहीं, मैं ये स्प्लाइसिंग मैं अपने हाथ से करूंगा या ये काम मैं अपने हाथ से करूंगा। तो वो जब अपने हाथ से करेंगे, वो करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, देखने से नहीं आता, करने से कॉन्फिडेंस आता है। तो वो जो एज ए आपके ट्रेनर के रूप में आपकी कंपनी के लिए रहेंगे, उस डिवीजन के लिए ट्रेनर रहेंगे। वो कल के दिन जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये व्यक्ति जो है गाइड कर पाएंगे कि हाँ ये अपने को ऐसे, और भी लोगों को डेवलप कर पाएंगे। आज अपने पास ये समय है, इस समय का उपयोग करके अपने जो पीयूष जी ने अपने को जो बताया, प्रेजेंटेशन दिया, उससे अपन थ्योरी तो अपन को समझ में आ गई है। प्रैक्टिकल अब अपने को करना है। मौका अभी भी अपने पास है थोड़ा बहुत, जो 300-400 किलोमीटर का काम और बाकी है उनका अलग अलग डिविजन्स में, तो उसमें हम अपने आदमी लगाएं और अपने हाथ से उनके साथ में काम करें, जिससे कि हमको हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। और टेस्टिंग करना है, चेक करना है, वो लाभ मीटर हम करेंगे, अपने हाथ से करके देखेंगे। फॉल्ट कैसे सुधारना है, कैसे करना है, लाओ हम करके देखेंगे। तो ये हमको उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, इसको यूज करना है। मैं सिर्फ इतना ही बोलने के लिए आप लोगों से बात करना चाह रहा था कि हमने अभी तक जितना काम किया एज ए सुपरवाइजर किया था, अब एज ए वर्कर करना है। थैंक यू, मैं इतना ही बस बोलना चाह रहा था ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जैसा कि हमने पिछले अपने पीपीटी में कवर किया था कि ओपीडब्ल्यू के बारे में हमने बताया था, उसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था और कुछ टूल्स एंड टैकल्स पे हमने बात किया था। इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली स्प्लाइसिंग, ओपीडब्ल्यू का स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं, सैट कैसे होता है, उससे जुड़े हुए कितने जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे इसमें समझने का। तो सबसे पहले जो कलर कोडिंग होता है, अपने फाइबर का कलर कोडिंग होता है 24 और 48 का, वो पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये 24 फाइबर का कलर कोडिंग है। जैसे 4 हमारा बफर ट्यूब होता है, तो मैं एरो से समझा देता हूँ। ये फाइबर यूनिट्स में जैसे 4 बफर ट्यूब होता है, तो ये 4 कलर के अलग अलग बफर ट्यूब से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे पहला जो कलर है ब्लू ब्लू ट्यूब हो गया, फिर ऑरेंज ट्यूब हो जाता है, फिर ग्रीन ट्यूब और ब्राउन ट्यूब। ये 4 अपना बफर ट्यूब होता है 24 फाइबर के अंदर। अब एक एक बफर ट्यूब में टोटल 6 फाइबर होते हैं। एक बफर ट्यूब जैसे कि पहला से स्टार्ट करते हैं, जैसे ब्लू अगर है तो उसके अंदर 6 फाइबर होगा। तो 6 फाइबर जो उसका कलर होगा, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे और व्हाइट। तो ये टोटल 6 फाइबर होता है, 6 अलग अलग कलर का होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेनली कलर कोडिंग हम लोग यूज करते हैं वो डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली करते हैं, क्योंकि 24 फाइबर है। एक एंड पे अगर हमने कोई एक फाइबर को यूज किया, अगले एंड पे वो कौन सा फाइबर है उसको पहचानने के लिए अपने पास कलर कोडिंग इसलिए हम लोग करते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करते हैं एक फाइबर को दूसरे फाइबर से। तो अपना ब्लू ट्यूब के अंदर जैसे 6 फाइबर अलग अलग कलर का ये हो गया। वही सेम कलर्स रिपीट होता है चारों बफर ट्यूब में। चारों बफर ट्यूब का कलर अलग हो गया, तो उससे डिफ्रेंशिएट हो गया कि कौन सा बफर ट्यूब से हम फाइबर ले रहे हैं, और वो जो कलर एक ट्यूब के अंदर होता है 6 फाइबर का, वो सेम चीज रिपीट होता है सारे बफर ट्यूब के अंदर।
तो ये 24 फाइबर का बेसिकली अपना कलर कोडिंग हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 48 फाइबर जो हम लोग सप्लाई करते हैं, दो तरह का फाइबर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, 24 और 48। तो 48 टाइप का जो फाइबर यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कलर कोडिंग होता है। तो यहाँ पे भी सेम जैसे हम लोग ऊपर में 4 बफर ट्यूब था, 48 के अंदर भी 4 ही बफर ट्यूब रहेगा। जैसा मैंने पिछले पीपीटी में बताया था, जो बफर ट्यूब होता है वो एल्युमिनियम अपना ट्यूब के अंदर होता है, उससे ऊपर एसीएस वायर होता है, बीच में कुछ थर्मल कोटिंग होता है। तो पिछले बार हमने देखा था वो कंस्ट्रक्शन। तो मैंने वहां बताया था कि जो बफर ट्यूब होता है वो बीच में कैसा, वो अलग अलग कलर का होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ट्यूब। तो 48 के अंदर जो है वो ब्लू ट्यूब हो गया, ऑरेंज ट्यूब हो गया, ग्रीन ट्यूब हो गया, ब्राउन ट्यूब हो गया, 4 ही बफर ट्यूब यहाँ पे भी है 48 के अंदर भी, सेम एज 24 फाइबर। अब इसके अंदर जो बस डिफरेंस होता है, यहाँ पे 6 के जगह पे 12, एक एक बफर ट्यूब में 12 फाइबर रहेगा। 24 में 6 था, 48 में जस्ट डबल हो जाएगा, गुना 4 48 हो जाएगा। मतलब 4 बफर ट्यूब में ही अरेंज होता है फाइबर्स। अब उसका कलर कोडिंग देख लेते हैं। तो ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट, पिंक, एक्वा, ये आपका 12 कलर हो गया, अलग अलग कलर का ये फाइबर हो गया एक बफर ट्यूब के अंदर। और यही सेम चीज चारों में रिपीट हो जाएगा। तो बफर ट्यूब से अपने को बेसिकली एक हर बफर ट्यूब का डिफरेंशिएशन मिल गया अलग अलग कलर से, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, और उसका फिर अलग अलग फाइबर का अलग अलग कलर से हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा ट्यूब से हमने यूज किया फाइबर और उस फाइबर का कौन सा कलर है। तो उसको नेक्स्ट एंड पे भी हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो स्प्लाइसर होता है। तो इस तरह से हम लोग कलर कोडिंग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं और फाइबर को यूज करते हैं। अब हम लोग अब हम लोग ये समझेंगे पहले, सबसे पहले कि जो हम लोग इसके अंदर स्प्लाइसिंग करते हैं या टेस्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है और वो कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहला जो सबसे क्रिटिकल इक्विपमेंट माना जाता है ओटीडीआर। ओटीडीआर हम सबने देखा होगा कभी ना कभी साइट पे जब हम जाते हैं, ड्यूरिंग सैट, ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, तो हमने ओटीडीआर को देखा होगा। इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। और ये व्हाट इज एन ओटीडीआर, तो अब ओटीडीआर समझते हैं। एन ओटीडीआर इज ए पावरफुल टूल दैट हेल्प्स टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर असेस द हेल्थ ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ओटीडीआर जो होता है वो एक पावरफुल टूल है किसी भी टेक्नीशियन और इंजीनियर के लिए, वो एसेस करने के लिए कि फाइबर का हेल्थ कैसा है, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है उसका हेल्थ कैसा है। OTDR inject high powered light pulse into the fiber using specialized laser diode। तो अभी जो भी OTDR हम लोग देखते हैं साइट्स पे अवेलेबल है या हमारे पास रहता है, उसके अंदर इनबिल्ड अपना लेजर डायोड होता है, जिससे कि लाइट पल्स इंजेक्ट करते हैं हम लोग फाइबर के अंदर। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि अगर हमको कोई भी टेस्टिंग करना है फाइबर के अंदर, तो उसके अंदर हमको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ क्या मतलब लाइट पल्स को ट्रेवल करना होगा, तभी जाके हमको उसका करेक्टरिस्टिक, जो फाइबर का करेक्टरिस्टिक है वो पता चलेगा। तो ओटीडीआर के अंदर इनबिल्ट होता है अपना लेजर डायोड, जो कि इंजेक्ट करता है लाइट पल्स को। As these light pulses travel down the fiber, they encounter various events: connector, breaks, cracks, splices, and fiber ends। जब ये लाइट पल्स ट्रेवल करता है डाउन द फाइबर, तो ये लोग अलग अलग इवेंट्स को ये अलग अलग इवेंट्स को फाइंड आउट करता है। अच्छा, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कनेक्टर क्या है? कनेक्टर वो है जब हम ओटीडीआर को लगाते हैं, अगर एक एंड पे मान लीजिए एफओडीपी है तो वहां पे लगाया हमने, तो वो उसको एक कनेक्टर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, दैट इज कनेक्टर। तो सबसे पहला तो जो इवेंट मिलेगा ओटीडीआर को, जब हम लाइट पल्स इंजेक्ट करेंगे तो सबसे पहला इवेंट में ही उसको मिलेगा कनेक्टर। फिर ब्रेक्स, अगर कहीं पे फाइबर के अंदर ब्रेक है, क्रैक है, और मतलब कि टूटा हुआ है किसी भी वजह से, तो वो ब्रेक क्रैक दूसरा इवेंट हो गया। स्प्लाइसेस, स्प्लाइसेस हम लोग करते हैं एट ऑल द ज्वाइंट बॉक्स इन द लाइन, तो स्प्लाइसेस उसके अंदर मौजूद होता है और वो इवेंट भी जो लाइट पल्स है वो डिटेक्ट करेगा। एंड फाइबर एंड्स, उसके बाद जो अपना फाइबर का एंड है, अगर एक ड्रम का टेस्टिंग कर रहे हैं तो ड्रम का एंड होता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उसका ड्रम का एंड होगा, वो हो गया। या अगर एक लाइन पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका दोनों एंड हो गया, दैट इज फाइबर एंड्स। सच इवेंट्स काउज ए चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
लीडिंग टू रिफ्लेक्शन बैक टुवर्ड्स द ओटीडीआर। अभी क्या है कि जब हम फाइबर में के अंदर लेजर पल्स हम डालते हैं, तो ऑब्वियसली हमने पिछले बार भी ये डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके मटेरियल का, जो फाइबर का मटेरियल, उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बट जब दीज इवेंट्स उसको मिलता है, इस तरह का जब इवेंट्स मिलता है, कनेक्टर ब्रेक्स, क्रैक्स, स्प्लाइसेस या फाइबर एंड्स, तो ये इवेंट्स का जो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज होता है। इसके चलते क्या होता है कि वो जो लाइट पल्स होता है वो रिफ्लेक्शन बैक टुवर्ड्स द ओटीडीआर, ओटीडीआर की तरफ वो रिफ्लेक्शन उसका होता है। दीज रिफ्लेक्शंस नोन एज फ्रेशनेल रिफ्लेक्शंस आर मेटिकुलसली मेजर्ड बाय ओटीडीआर टू पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ दीज इवेंट्स विद इन द फाइबर लिंक। तो यही इवेंट्स के चलते जो रिफ्लेक्शन होता है, उसी से ओटीडीआर जो है वो पिन पॉइंट करता है इस इवेंट्स को जो फाइबर के अंदर होता है। इसी में इन्हीं सारे इवेंट्स से पिन पॉइंट करता है वो, इससे उसको ये करने के लिए, मतलब डिटेक्ट करने के लिए। सॉरी पीयूष, मैं बीच में कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, ये आपने बताया कि कनेक्टर्स, ब्रेक्स, क्रैक्स और स्प्लाइसेस एंड फाइबर एंड, ये चारों पांचों जो पैरामीटर है वो ओटीडीआर में चेक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है सर, हो जाता है सर। अच्छा, अभी बस आगे के स्लाइड्स में वो भी दिखाएंगे, वो अच्छा, उसका जो ग्राफ बनता है ना, उसमें कैसे ये होगा। ठीक है। पीयूष, मैं भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जी सर। ये जैसे आपने डिफाइन किया क्रैक्स, कनेक्टर्स, है ना, तो ये आपको ये कैसे समझ में आता होगा कि यहाँ क्रैक है, यहाँ पे, या यहाँ पे लंप है, या कुछ डिफरेंशिएट कैसे करते होगे कि मैं बस सर स्प्लाइसिंग वो का आगे पॉइंट है? जो अभी एक ग्राफ दिखाएंगे ना, उससे वो अच्छा वहां अच्छा, पे फिर एक्सप्लेन करने में ये मदद मिलेगी। ठीक है ना, यू कैन। हाँ, तो उसके बाद जैसे ड्यू टू इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर एंड माइक्रोस्कोपिक इनपरफेक्शंस विद इन द ग्लास, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइट पल्स स्कैटर्ड इन वेरियस डायरेक्शंस। अच्छा, कोई भी जो मटेरियल होता है, जैसे फाइबर में हम लोग, जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था कि जो सिलिकॉन का बना होता है, तो वो कोई भी चीज का मटेरियल का जो बनता है, ऑब्वियसली वो 100% क्लीन या 100% एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली उसके अंदर इनपरफेक्शंस रहेगा ही रहेगा। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए, मतलब 100% परफेक्ट नहीं होता। तो वो जो इनपरफेक्शन होता है विद इन द ग्लास, उसी से जो लाइट पल्स होता है स्कैटर होता है इन वेरियस डायरेक्शंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बैक स्कैटरिंग। इसको, जो ये फिनोमिना होता है, जो लाइट पल्स यहाँ पे स्कैटर होता है, उसको बोलते हैं बैक स्कैटरिंग। बाय मेजरिंग द returning scattered light alongside the reflections, the OTDR gathers comprehensive data on the fiber's characteristics, including attenuation, insertion loss, and potential defects। यही जो बैक स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होता है, इसी से जो अपना OTDR होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्ट करता है रिगार्डिंग द फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स, एटोनेशन के बारे में, जो इंसर्शन लॉस है, वो पोटेंशियल डिफेक्ट्स है। इसको और थोड़ा आगे में अपन अच्छे से समझेंगे जब आगे ये आएगा, ग्राफ आएगा। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन क्वेरी थी मेरी जी। कि ओटीडीआर की अलग अलग कैपेसिटी होती है, कितना किलोमीटर तक मेजर करेगा, या फिर किसी एक ऑप्टिकल फाइबर का लेंथ ज्यादा है तो दोनों तरफ से ओटीडीआर लगाते हैं? मतलब एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल, क्या उसमें अप्रोच रहती है? सर आप सही कह रहे हैं, ये अलग अलग तरह का ओटीडीआर आता है, मार्केट में आता है। बट इंडिया में जो भी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, तो मोटा मोटी अलग अलग वेवलेंथ पे थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग करते हैं वो 70-80 किलोमीटर तक का ही एक बार में टेस्टिंग करते हैं। अगर बहुत बड़ा लाइन है, 200 किलोमीटर का लाइन है, तो वो एक एंड पे लगाते हैं, फिर 70-80 किलोमीटर ज्वाइंट बॉक्स तक चेक करते हैं, फिर वहां पे ओपन करके वहां से आगे चेक करते हैं। तो ये मेथड को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग सैट, क्योंकि जो भी इंडिया में अवेलेबल है सर ओटीडीआर, ये नहीं कि हमारे साथ जो भी स्प्लाइसर्स यूज करते हैं या साइट पे यूज होता है, वो 70-80 किलोमीटर तक ही अपना 13-10 और 15-50 जो वेवलेंथ है उस पर मेजर कर पाता है। जी। और आपको पावर मीटर भी यूज करते हैं आप लोग ऑप्टिकल फाइबर? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आएगा आगे सर, वो भी आएगा, पावर मीटर भी एक्सप्लेन करेंगे। जी, थैंक यू। तो ये ओटीडीआर का अपना डायग्राम है। पीयूष, एक क्वेश्चन मेरा भी है। ये बताया आपने 70-80 मीटर पर अपन चेक करते हैं, जैसे अब एक लाइन हमने पूरी इंस्टॉल कर दी है ना, और अब ये वर्किंग में है, और उसमें बीच में अगर कुछ हमको मिला जैसे, तो क्योंकि हमारे पास पूरा इतना वो इफेक्टिवली अभी इक्विपमेंट नहीं है, तो 70-80 पे आप जैसे बोल रहे हो ओपन करके चेक करते हैं, अगर नहीं करे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब मेरा एक ये क्वेश्चन है। जैसे ओटीआर आप बता रहे 70-80 है, और हमारी लाइन करीबन 90 से 100 किलोमीटर की है,
हाँ तो देखिए सर अगर हम वही है कि ब्रेक नहीं अगर करके अगर यूज करना चाहेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मतलब उसमें भी थोड़ा सा आप सर गाइड कर देंगे, अच्छा टेस्ट रहेगा। हो जाता है, बट समटाइम्स ड्यू टू लिमिट्स ऑफ ओटीडीआर वो क्या होगा ना कि एग्जैक्ट जितना लॉसेस है ना उसको फाइंड आउट ठीक से नहीं कर पाएगा। पीयूष वैसे भी सर हम लेट मी टेस्ट तो तभी लेट करेंगे ना पीयूष हाँ लेट मी टेस्ट एक्सप्लेन, है ना। जी क्या होता है सर, जो अभी इसने ओटीडीआर का बताया था कि एलईडी से जो पल्स जनरेट करते हैं अपन, तो पल्स में जो जनरेट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो पर्टिकुलर पावर के साथ में पल्स जनरेट होती है ना। तो वो उस पावर के साथ में उसकी जो एक वेव, एक डिस्टेंस के बाद में उसकी पावर, जो चूंकि लॉसेस होते हैं, जो मटेरियल जिसे पीयूष ने बताया था ना कि उसमें मटेरियल प्योर, एकदम प्योर नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटीज रहती है। तो जी उसमें जो लॉसेस होते हैं, उसके डीबी लॉसेस जो होते हैं, वो लॉसेस के कारण आगे चल के उसमें जो वेव ट्रैवल तो करती है, परंतु वो उसमें लॉसेस के कारण उसकी जो रिजल्ट्स है उसकी एक्यूरेसी पे इशू आ जाता है। आपको एक्यूरेशन एक्यूरेट नहीं मिलेगा, और वो जी रिजल्ट ना आप उसकी एक्यूरेसी लिमिट बढ़ जाएगी, तो आपको पिन पॉइंट जो एग्जैक्ट जो लोकेशंस है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि दो चार, एक आध 2 किलोमीटर आगे पीछे का रिजल्ट आएगा, इसलिए इसीलिए बस इसलिए कि वो लिमिट रहती है उतनी। तो अब हम लोग आगे समझेंगे कि पर्पस ऑफ एन ओटीडीआर, हमारा ओटीडीआर का पर्पस क्या है। ऊपर भी हमने थोड़ा समझा, इसी को ब्रॉडली उसका पर्पस हम लोग समझेंगे ओटीडीआर का। So the primary purpose of an OTDR is to characterize the insertion loss of a link by comparing the difference between amount of backscattering from the near and far ends. तो हमको मेनली इसमें दो चीज हम लोग देखते हैं विद जो ओटीडीआर से हम लोग देखते हैं, वो दो चीज देखते हैं कि इंसर्शन लॉस कितना आ रहा है फाइबर के अंदर, और रिटर्न लॉस क्या है हमारा। तो ये दो चीज हम लोग देखते हैं। तो ये इट ऑल्सो मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ईच इवेंट, कनेक्टर, स्प्लाइसेस एक्सेट्रा। तो जो अपना ओटीडीआर है वो मेजर करता है अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ईच इवेंट, जैसे मैंने बताया ऊपर कि कनेक्टर, स्प्लाइसेस एक्सेट्रा, जो भी ये सब इवेंट्स है, इससे जो बैक स्कैटर होता है लाइट वो ओटीडीआर में आता है, वो उसको मेजर करके बताता है कि इंसर्शन लॉस अपना कितना रहेगा, not including the backscattering relative to launch pulse. This is called reflectance expressed in decibels. तो जो अपना हम लोग मेजर करते हैं लॉसेस को, वो डेसिबल्स में करते हैं एज ए नेगेटिव वैल्यू। हायर वैल्यू called reflectance higher value closer to 0 dB indicates strong reflections potentially due to poor connections. बेसिकली कहने का इसका ये मतलब है कि जब हम ओटीडीआर लगाते हैं और उसमें अगर ये बहुत हायर वैल्यू आ रहा है, क्लोजर टू जीरो, निगेटिव में आता है, रिफ्लेक्टेंस जो वैल्यू आता है वो निगेटिव में आता है, बट अगर बहुत हायर वैल्यू आ रहा है क्लोजर टू 0 डीबी, इसका मतलब ये है कि वो ठीक से कनेक्शन ही नहीं हुआ, कनेक्टर लॉसेस ही इतना ज्यादा हो गया वहां पे, जब कनेक्शन ठीक से नहीं होगा तो कनेक्टर लॉसेस ही इतना ज्यादा हो गया कि वो जो रिफ्लेक्टेंस हमको शो होगा वो जीरो, मतलब बहुत नियर टू 0 डीबी होगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन वहीं से हो गया, क्योंकि ड्यू टू द पुअर कनेक्शंस। तो वो चीज का अपन ध्यान रखते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है वो अगर एक बार में नहीं ठीक होता है तो अपन दोबारा तिबारा खोल के उसको करते हैं। दूसरे तरह का जो लॉस हम लोग मेजर करते हैं, रिफ्लेक्टेंस इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ रिटर्न लॉस। एक रिटर्न लॉस हम लोग मेजर करते हैं कि मतलब एक बार गया लाइट पल्स, और जो एंड है, फाइबर एंड है या बाकी जगह से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उसका जो पावर आया, मतलब जो जो सिग्नल का स्ट्रेंथ था वो कितना वीक हुआ बेसिकली, वो भी हम लोग ओटीडीआर से थोड़ा मेजर करते हैं। ये दो तरह का करते हैं, एक इंसर्शन लॉस, एक रिटर्न लॉस। तो रिफ्लेक्टेंस इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ रिटर्न लॉस विच कंपेयर्स द इनपुट पावर, जो हमने इनपुट किया पावर, टू द रिफ्लेक्टेड पावर, रिफ्लेक्ट कितना हुआ पावर, एंड इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। वैल्यूज फर्दर अवे फ्रॉम जीरो इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस फॉर बोथ रिफ्लेक्टेंस एंड रिटर्न लॉस। जो भी वैल्यूज होगा हमारा वो जीरो से थोड़ा सा जो है वो दूर रहेगा। तो उससे ये पता चलता है कि जो बेटर फाइबर का है बेटर परफॉर्मेंस है, लॉसेस कम है, बेसिकली लॉसेस कम हुआ हमारा, फाइबर का लॉसेस कम है, इंसर्शन लॉस एंड रिटर्न लॉस, तो वो फाइबर हेल्दी है। बेसिकली ये पर्पस है ओटीडीआर का, इसको और अभी एलोबरेट हम लोग करेंगे आगे। Types of OTDR. OTDR are typically available as bench models or handheld devices. Bench-top OTDR are relatively large, use an AC power source, and have highly specialized functions and features for laboratory testing. अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे साइड पे बेंच मॉडल्स नहीं देखते हैं ओटीडीआर का। ये हमारे जैसे हमारा फैक्ट्री है, हमारे फैक्ट्री में केबल बनता है, वहां पे बेंच, वहां पे ओटीडीआर का इस तरह का मॉडल दिख जाएगा, बेंच मॉडल जिसको बोलते हैं। तो
और हैंड हेल्ड हम लोग यहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइस यूज करते हैं जो बैटरी के पावर सोर्स से चलता है। ऑब्वियसली हम लोग साइट्स पे यूज करते हैं इसको, तो एसी पावर सोर्स देना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए, और वो बड़ा भी बहुत होता है, इट्स नॉट मतलब कि वो फ्रीली उसको लेके चल नहीं सकते। सो हम लोग वो बेंच मॉडल जो होता है बेसिकली वो लैब्स के लिए होता है, और जो अपना हैंड हेल्ड डिवाइस होता है वो हमारे साइट्स पे यूज होता है। So functions and features for laboratory testing. In contrast, handheld OTDRs are smaller, lightweight, and battery powered for use in the fields. जैसा मैंने अभी बताया. Not all handheld OTDRs are created equal. They have different capabilities, functionality, and features to consider. For example, an OTDR that can test both multi-mode and single-mode fiber at multiple wavelengths and longer distance can cover a broader range of applications. पीयूष, अब मैं जो इसमें क्वेश्चन डिस्टर्ब पर, मैं हाँ पीयूष इसमें डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि आपने ये लोग को जो लास्ट वीक में जो एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें जी आपने सिंगल मोड और मल्टीपल मोड जो है, मल्टी मोड, ये क्लियर किया था कि नहीं किया था? सर मुझे लगता है लास्ट वाले में नहीं हुआ था पीपीटी में क्लियर। आप शॉर्ट में इसको बता देंगे तो आगे लोगों को समझ में आएगा ना। जी जी सर, मैं आता हूँ सर उस पर एक बार। ये वाला लास्ट, ये वाला स्लाइड समझा देते हैं, उसके बाद मैं उस पर आता हूँ। ओके ओके, है ना। जी। तो जैसा सर ऊपर क्वेश्चन पूछ भी रहे थे, तो इससे बहुत क्लियर होगा ये वाला जो स्लाइड है ना, कि बेसिकली ओटीडीआर में हम लोग कैसे देखते हैं, जो भी ट्रेसेस जो भी लेते हैं हम लोग, उसका करेक्टरिस्टिक डिफाइन होता है ओटीडीआर के अंदर। तो वो जो है वो कैसे हम लोग ये करते हैं, कैसे उसका प्लॉट बनता है, कैसे हम लोग उसको देखते हैं, कैसे समझते हैं कि वो क्या है। तो ये ग्राफ जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इससे बहुत क्लैरिटी आएगा। ये जो ग्राफ है, तो ओटीडीआर ट्रेस एनालिसिस, ओटीडीआर डिस्प्ले trace results by plotting reflected and back scattering light versus distance along the fibers। तो ओटीडीआर डिस्प्ले ट्रेस रिजल्ट्स, जो भी हम लोग ट्रेस लेते हैं उसको डिस्प्ले करता है, उसका एक डिस्प्ले उसका डिस्प्ले लगा रहता है ओटीडीआर में, वहां पे डिस्प्ले होता है प्लॉटिंग रिफ्लेक्टेड एंड बैक स्कैटरिंग लाइट, जो भी जैसा हमने बताया कि अलग अलग इवेंट्स को फेस करता है, तो उस सारे इवेंट्स को कैरेक्टराइज करता है विद इन ए ग्राफ के तौर पे उसको शो करता है ओटीडीआर अपने डिस्प्ले पे। Distance along the fiber, characterizing any refractive or non-reflective events in a fiber link. In the image below, the trace gradually declines due to insertion loss as light travels along the fiber and is interrupted by sharp shift caused by connector splices, breaks, sharp bends, and other events. The end of fiber can be identified by a large spike, after which the trace drops dramatically down the y-axis। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और ऐसा करके हम लोग यहाँ पे ग्राफ को देख सकते हैं। जैसा कि ये ए जो है यहाँ पे, यहाँ ए जो दिख रहा है, बेसिकली कनेक्टर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ही हम कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्टर का ये जो हाई पीक, जब ये ऊपर गया, तो वो बेसिकली शो कर रहा है कि यहाँ पे हमको कनेक्टर मिला। या जब स्प्लाइसिंग भी मिलता है, जब हम स्प्लाइस करते हैं, दो फाइबर को अलग अलग स्प्लाइस करते हैं, तो ऑब्वियसली एक जो फाइबर कंटिन्यूअसली चल रहा है उसका करेक्टरिस्टिक और स्प्लाइस किया हुआ फाइबर का करेक्टरिस्टिक अलग होता है, उसके अंदर कुछ लॉस बढ़ता है जहां पे हम फ्यूज करते हैं, जहां पे हम स्प्लाइस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बी सी, ये आपका ये यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमने यहाँ पे फाइबर को स्प्लाइस किया हुआ है। तो इस तरह के सडन चेंज ऑफ ग्राफ जो चल रहा है वो पीक पे चला गया, तो मतलब वहां पे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे जो है लॉसेस थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पे इवेंट कुछ उसको मिला है, जो अपना लाइट पल्स है उसको इवेंट मिला है। जैसे कि स्प्लाइस हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक में तो खैर अगर ब्रेक है तो वहां पे उसके आगे जाएगा नहीं, वो ड्रॉप हो जाएगा वहीं पे। जैसे कि ब्रेक वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि ये जो हमारा एंड आया, जब फाइबर एंड को ये शो कर रहा है, जब ड्रास्टिकली जो अपना ग्राफ चल रहा था वो अगर ड्रॉप हो जाता है इस तरह से ड्रास्टिकली, दैट मींस वहां पे फाइबर का एंड या तो आ गया या तो ब्रेक्स आ गया। अगर ब्रेक आ गया तो उसके आगे लाइट पल्स ऑब्वियस सा बात है कि ट्रेवल नहीं करेगा अगर ब्रेक है तो। अगर मतलब बहुत हल्का सा ब्रेक होके वहीं पे रह गया है तो कभी कभी ट्रेवल कर जाएगा, बट वहां पे भी साफ बेंड्स, साफ ग्राफ को शो करेगा कि साफ बेंड्स वहां पे हो रहा है।
तो जो स्प्लाइसर्स होते हैं, जो जिसको एक्सपर्टीज है, जो रोज कर रहे हैं, वो इन इवेंट्स को देख के ऐसे भी समझ जाते हैं, और उसका लॉसेस तो वैसे भी आता है, बट इस इवेंट्स को भी देख के समझा जा सकता है कि ये स्प्लाइस का इवेंट है, ये कनेक्टर लगाने के चलते इवेंट है, फाइबर कहाँ पे एंड किया, ब्रेक कहाँ पे आ रहा है, और लॉसेस को भी वो नीचे दिखाता है ओटीडीआर, कि हमारा कितना लॉसेस आया इन डीबी। जैसा हमने ऊपर बताया कि वो डीबी में अपने लॉसेस को भी दिखाएगा कि वो कितना लॉसेस आया। तो इस तरह से वो ग्राफ बनता है, और स्प्लाइसर जो भी जाते हैं वहां पे साइट्स पे, वो ग्राफ को और जो लॉसेस जो नीचे डाटा आ रहा है उसको देख के ओटीडीआर से ट्रेस लेते हैं, फॉल्ट्स बताते हैं, losses बताते हैं। पीयूष जी, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं मतलब आपके सामने बात रखता हूँ कि यदि मान लिया जाए, ये सपोज ये आपने 10 किलोमीटर की लाइन टेस्ट की है ना, ये 10 जी किलोमीटर का डेटा है ना, आप जी इसमें कई जगह ज्वाइंट्स स्प्लाइसेस है, तो ये उसके कारण ये आ रहा है, उस हिसाब से शिफ्ट भी हो रहा है ना जो आपकी अगर हम ये बोले कि 10 किलोमीटर लाइन में अगर कोई फॉल्ट ना हो, कोई ज्वाइंट ना हो, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना, उसमें कोई पल्स भी नहीं आना हाँ, चाहिए, एंड पे बिल्कुल स्टार्ट पे आएगा, एंड पे आएगा, ठीक एकदम सही सर, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ पर ये थ्योरेटिकल, जबकि उसमें मटेरियल, प्योर मटेरियल, कुछ इम्प्योरिटीज बिल्कुल नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना? और जी 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 सर, यदि अगर इम्प्योरिटीज को काउंट करें, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन तो जाएगा, पर वो जो एक्स एक्सिस के थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हुए विथ कुछ स्लोप के साथ में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में सीधे जाएगा। जी बिल्कुल। लॉसेस तो आएगा ना, लॉसेस के कारण तो स्लोप तो आएगा ना उसमें। सर स्लोप आता है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो ये भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम हाँ देख सकते हैं, वो हाँ, जो आप कह रहे हैं ना, जो इनपरफेक्शन होता है मटेरियल का, या जो मटेरियल ऑब्वियसली वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट तो नहीं होगा, तो वो उसमें थोड़ा बहुत तो देखिए जिगजैग है यहाँ पे भी, जब ग्राफ भी प्लॉट होगा मैं ना मेरा एक्चुअल मेरा हाँ ओटीडीआर। ठीक है ना। जी आपने कंफर्म किया, यदि मान लो बाई चांस कभी हम टेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन अगर आती है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा टेस्ट सही है, कि इक्विपमेंट गड़बड़ है, कि हाँ नहीं सर, स्ट्रेट मटेरियल लाइन बहुत आया अच्छा है। तो जी, जैसे कि ये जो आप क्वेश्चन पूछे सर, ये कहीं कहीं पे होता भी है, वैलिड भी है, जैसे कि ड्रम टेस्टिंग जब हम करते हैं, तो हमारा जब लाइन में टेस्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारा स्प्लाइसेस है, कनेक्टर है, ये है वो है, बट जब ड्रम टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे बीच में तो कोई स्प्लाइसिंग है नहीं, तो उसी तरह का जैसा आप बोल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट उसी तरह का ग्राफ हमको ड्रम टेस्टिंग में, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रम के अंदर, अगर ड्रम सही सलामत आया है साइड पे और उसका जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो ऑलमोस्ट वैसा ही ग्राफ हमको दिखता है जैसा आप बता रहे एक और जस्ट है ना, अब आपने हैं। जी ड्रम की बात की है, लाइन में ऑप्टिकल फाइबर हमारा स्ट्रेट लाइन में रहता है ना, और ड्रम में सर्कुलर जी फॉर्म में रहता है, तो क्या टेस्टिंग के रिजल्ट सर उसके जो लेइंग या उसके ड्रम में रहने में, या लेइंग किया हमने ट्रांसमिशन लाइन में, उससे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या उसका, कि उससे कोई नहीं सर, इफेक्ट नहीं है, नहीं नहीं उसका कोई पड़ता, इफेक्ट नहीं नहीं है, पड़ता है। ठीक नहीं, रीजन है, यही है ओके। कि वो हम ड्रम में भी उसको किसी शार्प एंगल पे तो बेंड किए नहीं रहते हैं, ऑब्वियसली कहीं भी शार्प अगर बेंड आया उसके अंदर एंगल, एक मतलब एंगल ये से ज्यादा ये अगर वो ये बेंड किया। आपका ये कहना है, अगर अनटिल अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज हो, क्रैक्स हो, कुछ उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो फाइबर में, तभी जी उसमें आपका रिजल्ट्स में ही आएगा, अदरवाइज आपके सेम आएंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। सॉरी हाँ मैं जी इंटरप्ट कर रहा जी हूँ। मैं एक क्वेरी और मेरी भी थी, तो कि जब अपन स्प्लाइसिंग करते हैं किसी स्पॉट में, तो वो जी। स्प्लाइसिंग 100% हुआ है ऑन द स्पॉट, हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? और सर ऑन द स्पॉट नहीं, मतलब कोई वो मैकेनिज्म सही नहीं है? हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ हाँ, कि अगेन हमें ओटीटी लगा के ही वेरीफाई करना पड़ेगा सब स्टेशन एंड से। हाँ तो ये सर ये है, जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं ना, जो स्प्लाइसिंग मशीन से जब हम स्प्लाइसिंग मशीन से उसको फ्यूज करते हैं, किसी भी हम्म दो फाइबर को हम लोग फ्यूज करते हैं, हम्म तो वो जो स्प्लाइसिंग मशीन है वही शो कर देता है कि वो स्प्लाइसिंग का जो लॉसेस है ना, वो हम्म कितना है, मतलब वो परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसी स्प्लाइसिंग मशीन के अंदर शो हो जाता है। अगर इनपरफेक्शन के साथ वो स्प्लाइस हुआ, तो उसको इमिडिएटली तोड़ के जो हम्म स्प्लाइसर वहां पे स्प्लाइस कर रहा है, वो उसको दोबारा से रीस्प्लाइस करता है वहीं पे। ओके, मशीन में तो मतलब ऑन द स्प्लाइसिंग मशीन ही स्पॉट पता बता चल देता जाता है। है, मशीन बता देती हाँ, है। ऑन द ओके, स्पॉट थैंक यू, पता चल जाता है, बिल्कुल। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। सेकेंड डिवाइस जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, सर ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उस पर आऊंगा, डुअल मोड, और मुझे याद है वो मैं उस पर बताऊंगा। ये पहले इसको कवर कर लेते हैं, ये वाला इसको कवर करते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं।
तो ऑप्टिकल पावर मीटर ये अपना सेकेंड इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि हम लोग ड्यूरिंग सेट यूज करते हैं इसको टू मेजर द बेसिकली, वो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो व्हाट इज एन ओपीएम? एन ऑप्टिकल पावर मीटर, ओपीएम, इज अ टाइप ऑफ electronic test device used to measure the power output of fiber optic equipment or the power or loss of an optical signal transmitted through a fiber cable। तो हम लोग बेसिकली ऑप्टिकल ये पावर मीटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो स्ट्रेंथ है हमारा, जो हमारा जो लाइट पल्स इंजेक्ट हो रहा है फाइबर के अंदर एक एंड पे, दूसरे एंड पे उसका जो स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, उसको बेसिकली हम मेजर करते हैं थ्रू पावर मीटर। इसीलिए ये जब हम लोग साइट्स पे जनरल टेस्टिंग करते हैं तो पावर मीटर हम लोग नहीं यूज करते हैं, ये हम लोग सिर्फ ड्यूरिंग सेट इसको यूज करते हैं पावर मीटर को, क्योंकि जरूरत नहीं होता है वहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ का हम लोग को तो ज्यादा जरूरत नहीं है। वहां लास्ट में अगर एंड टू एंड हमको सब स्टेशन टू सब स्टेशन यूज देखना है कि हमारा जो फाइबर है वो प्रॉपर जो हमारा लाइट पल्स उसके अंदर इंजेक्ट हुआ तो उसका पावर हमको सही सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग पावर मीटर को यूज करते हैं ड्यूरिंग सेट्स। An OPM used a photodiode to generate an electric current proportional to optical power. This allows the OPM to determine the average output power level of the light source। जैसा कि मैंने बताया कि जो एवरेज इनपुट कितना हमने दिया और आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, तो दोनों एंड पे हम लोग पावर मीटर के साथ आदमी रहता है। एक एंड पे बेसिकली हम लोग कभी कभी ये इंटीग्रेटेड जिसके अंदर रहता है डायोड, वो लेजर डायोड, तो पावर मीटर वैसा भी आता है। अदरवाइज हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं ओटीडीआर से बेसिकली वो जो लाइट सोर्स होता है, लाइट पल्स होता है उसको, और दूसरे एंड पे पावर मीटर से उसको मेजर कर लेते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना हमको मिला, उस जो लाइट पल्स है उसका सिग्नल जो है उसका लास्ट में हमको स्ट्रेंथ कितना मिला वो सेकंड एंड पे मेजर कर लेते हैं। मतलब अगर ए से दिए तो बी पे, बी से दिए तो ए पे, ऐसा करके। फिर पोर्टेबल फाइबर ऑप्टिक पावर मीटर आर routinely used for the installation, commissioning and maintenance of fiber network links. In addition to standalone handheld power meter, OPM functionally is often integrated into more comprehensive optical test solutions such as OTDR equipment. बेसिकली यही है इनका कहने का मतलब, यही है कि सेट जो है मतलब हम वही है कि अकेले हम सिर्फ पावर मीटर को हम टेस्टिंग के लिए कभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो पूरा हमको फिगर नहीं दिखाता है। पावर मीटर हमको ये नहीं बताएगा अगर कहीं पे ब्रेक है तो हमको ना डिस्टेंस पता चलेगा, ना हमको ये पता चल पाएगा कि वो लॉसेस कहाँ पे आ रहा है, कितने डिस्टेंस पे आ रहा है। तो पावर मीटर वो कंप्लीट एक डिवाइस नहीं है, बस उसका जो पावर है लास्ट में हमको सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना मिला उसको मेजर करते हैं। तो ये हमेशा जब भी यूज होता है वो ओटीडीआर के साथ ही यूज होता है, अकेले में यूज नहीं होता है इन द फाइबर। ड्यूरिंग सैट भी हम जब भी इसको यूज करते हैं तो ओटीडीआर के साथ ही यूज करते हैं, पावर मीटर को अकेले यूज नहीं करते हैं। ऑप्टिकल पावर मीटर आर कैलिब्रेटेड टू मेजर द लाइट आउटपुट एक्यूरेटली एट डेजिग्नेटेड वेवलेंथ। टू ऑफ द कॉमनली यूटिलाइज्ड ओपीएम वेवलेंथ सेटिंग आर 1310 नैनोमीटर एंड 1550 नैनोमीटर फॉर डुअल मोड फाइबर। जो हमारा फाइबर वो डुअल मोड है और उसके लिए दो वेवलेंथ पे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, 1310 और 1550 पे। जैसा कि हमने सब सेट रिपोर्ट में देखा हुआ है कि इसी दोनों वेवलेंथ पे हम ओटीडीआर भी करते हैं और पावर मीटर से भी उसका टेस्टिंग करते हैं। ड्यूरिंग टेस्टिंग वेवलेंथ सेटिंग्स आर चूजन टू मैच द एक्चुअल सर्विस ट्रांसमिशन वेवलेंथ। अब ऑप्टिकल फाइबर को हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। एन ऑप्टिकल पावर मीटर डिस्प्ले टू की टेस्ट पैरामीटर्स that allow fiber design specifications like insertion loss or low attenuation to be evaluated. The first is the wavelength setting in nanometer and the second is the power level in decibels. मतलब हम कितने वेवलेंथ पे उसको सेट कर रहे हैं, 1310 पे कर रहे हैं या 1550 पे कर रहे हैं, कितने नैनोमीटर पे हम उसका वेवलेंथ सेट कर रहे हैं, और सेकंड जो उसका पैरामीटर है पावर लेवल उसका क्या है, जो डेसिबल में हम मेजर करते हैं, जो हम सैट रिपोर्ट के अंदर भी लिखते हैं। Optical loss is measured in decibel, a dimensionless unit which is a ratio of measured value to a reference value. ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है ये इस यूनिट का, which is a ratio of measured value to a reference value, decibel. Power measurement can be displayed using decibels as a unit of measure at a specific resolution. The decibel unit quantifies the power level based on a reference value of
1 मिलीवाट फॉर 0 डेसिबल। मतलब इसको हम जो ऊपर जैसे हमने बताया कि ये हम जो भी मेजर करते हैं उसको वो प्रोफेशनली जो हम पावर, जैसे अगर पावर को हमारा यूनिट होता है वाट, तो पावर को हम उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो इसका लेजर सोर्स का है अपना ये उसी में उसको देते हैं और उसी के प्रोपोर्शनल उसको मेजर करते हैं पावर को, जो कि जैसे रेफरेंस वैल्यू ऑफ 1 मिलीवाट फॉर 0 डेसिबल। अगर 0 डेसिबल है तो उसके अगेंस्ट में ये 1 मिलीवाट अपना पावर। The versatility of an optical power meter allows it to be utilized for other basic fiber testing functions such as continuity testing. Establishing the presence of signal across a fiber is important for quick fiber link verification in the field with minimal equipment changes. When deployed as part of an optical loss test set, an optical light meter reading can also be used to conveniently ascertain fiber lengths and send and receive polarity। तो बेसिकली वही है कि ड्यूरिंग सेट हम पावर मीटर को यूज करते हैं टू मेजर द सिग्नल स्ट्रेंथ। और ये लास्ट में जैसे हम इसको लास्ट में भी ये लिखा हुआ है कि हम जब भी इसको यूज करते हैं तो हमेशा साथ में हम ओटीडीआर के साथ ही इसको यूज करते हैं पावर मीटर को। तो ये है, इस तरह का पावर मीटर दिखता है जो कि हम लोग सेट्स के दौरान यूज करते हैं। करने वाला डिवाइस है वो दो है, एक ओटीडीआर एक पावर मीटर। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो स्प्लाइसिंग करते हैं साइट्स पे, जो अपना ज्वाइंट बॉक्स के अंदर स्प्लाइसिंग होता है 2 फाइबर का, वो किस टूल से करते हैं। तो उसके लिए हम लोग फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन यूज करते हैं जिससे हम लोग 2 फाइबर को जोड़ते हैं। What is fusion splicing? Fiber splicing is the process of permanently joining 2 fibers together. Unlike fiber connectors, which are designated for easy reconfiguration on cross connect or patch panels, तो फाइबर स्प्लाइसिंग जो है वो परमानेंटली ज्वाइंट करने के लिए 2 फाइबर को परमानेंटली ज्वाइंट करता है। उसी से फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन से ही हम लोग उसको ज्वाइंट करते हैं। There are 2 types of fiber splicing. First is mechanical splicing and second is fusion splicing. तो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग 2 तरह का होता है, बट प्रैक्टिकली हम लोग फ्यूजन स्प्लाइसिंग ही यूज करते हैं साइट पे। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अदरवाइज वी डोंट यूज इट ऑन द साइट। Mechanical splicing does not physically fuse 2 fibers together, rather 2 fibers are held butt to butt inside a sleeve with some mechanical mechanism. वो मैकेनिकल मैकेनिज्म यूज करके बस हम फाइबर टू फाइबर उसको बस एक जगह रख देते हैं, बट वो ज्वाइंट नहीं होता है। तो वो यू विल गेट वर्स इंसर्शन लॉस एंड बैक रिफ्लेक्शन इन मैकेनिकल स्प्लाइसेस देन इन फ्यूजन स्प्लाइसेस। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकली इसी वजह से इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस बढ़ जाएगा, वो कोई फायदा नहीं होगा उसको ये करने का। ये कहीं कहीं पे बहुत इमरजेंसी के दौरान यूज होता है समटाइम्स, बट यहाँ पे हम लोग यूज उसको नहीं करते। Mechanical splicing is mostly used for emergency repairs and fiber testing. You can check out the sum. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के लिए यही जो है, हम लोग बट टू बट उसको रख के वो कभी अगर वैसा इमरजेंसी हुआ तो उसको इस तरह से यूज करते हैं। ये फिगर में देख सकते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं वो सेकंड टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग है, जो कि जिसको फ्यूजन स्प्लाइसिंग बोलते हैं। द सेकंड टाइप स्प्लाइसिंग इज कॉल्ड फ्यूजन स्प्लाइसिंग। इन फ्यूजन स्प्लाइसिंग 2 fibers आर लिटरली वेल्डेड फ्यूज टुगेदर बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो जो हम लोग का सेकंड टाइप ऑफ है फ्यूजन स्प्लाइसिंग, उसके अंदर हम लोग बिल्कुल वेल्ड कर देते हैं, जैसे 2 मेटल वेल्ड होता है उसी तरह से हम लोग 2 फाइबर को वेल्ड कर देते हैं विथ एन इलेक्ट्रिक आर्क। फ्यूजन स्प्लाइसिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग एज इट प्रोवाइड्स फॉर द लोएस्ट इंसर्शन लॉस एंड वर्चुअली नो बैक रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो हम जब फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं तो उसके अंदर जो होता है बहुत मिनिमम इंसर्शन लॉस होता है और वर्चुअली नो बैक रिफ्लेक्शन। उस पॉइंट पे बैक रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जो कि जनरली कनेक्टर्स या अदर चीजों में अगर ज्यादा वहां पे कहीं बेंड है तो होगा, बट जब हम उसको अगर प्रॉपरली स्प्लाइस करेंगे, अगर प्रॉपर स्प्लाइस नहीं हुआ तब तो होगा, बट अगर प्रॉपर स्प्लाइस नहीं मतलब प्रॉपर स्प्लाइस होता है तो वहां पे कोई इंसर्शन लॉस या बैक रिफ्लेक्शन नहीं होता है जनरली। Fusion splicing is done by an automatic machine called fusion splicer. Fusion splicing machine, what is fusion splicer? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये अपना फ्यूजन स्प्लाइसिंग का मशीन हुआ जिससे हम लोग इसको फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं। As we said above, fusion splicer is the machine used to fuse 2 optical fibers together. This process is called fusion splicing.
द फाइबर एंड्स आर प्रिपेयर्ड, क्लीव्ड एंड प्लेस्ड इन अलाइनमेंट फिक्सचर्स ऑन द फ्यूजन स्प्लाइसर। एक एक करके हम लोग इसका प्रोसेस समझेंगे कैसे हम लोग स्लाइस करते हैं। एट द प्रेस ऑफ ए बटन द फाइबर एंड्स आर हीटेड विथ इलेक्ट्रोड ब्रॉट टुगेदर एंड फ्यूज्ड। इसका एक एक करके हम लोग प्रोसेस देखेंगे तो और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग का, वो है पुट ऑन द फ्यूजन स्प्लाइस प्रोटेक्टिव स्लीव। हम लोग प्रोटेक्टिव स्लीव एक इसको प्लास्टिक बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव स्लीव होता है वो। सबसे पहले पुट ऑन द फ्यूजन स्प्लाइस प्रोटेक्टिव स्लीव वो लगाते हैं दो फाइबर के ऊपर। दूसरा जो होता है, दूसरा प्रोसेस जो है स्ट्रिप द फाइबर। फाइबर को हम लोग स्ट्रिप करते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं, ये टूल है जिससे हम लोग स्ट्रिप करते हैं। स्ट्रिप स्ट्रिप मतलब वो उसके ऊपर जो कोटिंग होता है, जो कलर कोडिंग है, या उसके अंदर थोड़ा हम लोग जेली भी लगा के रखते हैं। तो जेली जेली को तो हम लोग पहले ही वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ करते हैं, और स्ट्रिपिंग के दौरान उसका जो कलर कोटिंग होता है उसके ऊपर, उनको भी हटाते हैं। प्रॉपर हमको सिर्फ फाइबर चाहिए होता है टू गेट द स्प्लाइसिंग डन प्रॉपरली। तो स्ट्रिप द फाइबर, स्ट्रिप बैक ऑल फाइबर कोटिंग डाउन टू द 125 माइक्रोन बेयर फाइबर। मतलब बेयर फाइबर तक हम उसको लेके आते हैं कि उसके ऊपर कोई कोटिंग ना रहे। क्लीन द बेयर फाइबर विद 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वो अल्कोहल यूज होता है वहां पे, वो एक बोतल में हम लोग रखते हैं, उसको उससे साफ करते हैं। जो भी हमने कोटिंग हटाया उसको प्रॉपरली क्लीन कर लेते हैं, ताकि बहुत जो फ्यूजन हो उससे पहले फाइबर बिल्कुल क्लीन रहे, ताकि वो प्रॉपर हमारा लॉसेस उसमें मिनिमाइज हो सके और प्रॉपर स्लाइसिंग हो। क्लीव द फाइबर, क्लीव द फाइबर का मतलब कि फाइबर का जो एक तरह से काटना फाइबर को। बट वी कैन नॉट डू इट विथ ए नॉर्मल सीजर, क्योंकि वो बहुत प्रिसीजन के साथ फाइबर को काटना पड़ता है, दोनों फाइबर को, ताकि उसका जो एंड्स है ना वो एक साथ बिल्कुल प्रॉपरली ज्वाइंट हो सके विथ ए मिनिमम पॉसिबल ये लॉसेस। तो इसके वजह से हम लोग इसको क्लीव करते हैं। द फाइबर नीड्स टू बी क्लीव विथ ए हाई प्रिसीजन क्लीवर। Most splicing machines come with a recommended cleaver. Fiber cleavering is a very important step, as the quality of the splice will depend on the quality of the cleave. जैसा मैंने बताया कि क्वालिटी उसका डिपेंड करता है कैसा हमने उसको क्लीव किया है, काटा है दो फाइबर को बिफोर ज्वाइंटिंग इट। फोर्थ स्टेप है पुट द फाइबर इनटू द फाइबर होल्डर इन द फ्यूजन स्प्लाइसर। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ये फ्यूजन स्प्लाइसर इस तरह का होता है, और उसके अंदर फाइबर होल्डर होता है। तो जब हम क्लीव करते हैं उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है फ्यूजन स्प्लाइसर को ये हम उसके अंदर जो फाइबर होल्डर है उसके अंदर फाइबर को रखते हैं। प्रेस द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट द फ्यूजन स्प्लाइसिंग। जब हम स्टार्ट बटन दाबते हैं तो हम देखेंगे वहां पे इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होता है, जिसको विजुअली देखा भी जा सकता है। ग्रीन कलर का आर्क होता है, जिसने भी स्प्लाइसिंग का कभी प्रोसेस देखा होगा वो देख सकता है कि ऊपर से ग्रीन कलर का आर्क चलता है, एंड दैट स्प्लाइस द टू फाइबर्स। हीट, वही जो इलेक्ट्रिकल आर्क है वो हीट सिंक्स द प्रोटेक्शन स्लीव्स टू प्रोटेक्ट द स्प्लाइसिंग ज्वाइंट। जो अपना ऊपर का प्रोटेक्शन स्लीव है वो फिर वो भी उसके साथ ही चिपट जाता है, और वो जो ज्वाइंट हम करते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है फॉर मतलब लंबा चलने के लिए, या लंबे समय तक उसमें लॉसेस ना बढ़े। क्योंकि जो लॉसेस है वो डस्ट मॉइस्चर जो एटमोस्फेयर पे उस पर भी डिपेंड करेगा, वो जब ज्वाइंट बॉक्स के अंदर भी रखता है तो एक प्रोटेक्शन स्लीव वो श्रिंक कर जाएगा टू प्रोटेक्ट इट, टू प्रोटेक्ट द स्प्लाइसिंग ज्वाइंट। हमारा ये ज्वाइंट बॉक्स है। तो ज्वाइंट बॉक्स के अंदर बेसिकली जो ज्वाइंट बॉक्स के अंदर जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं, ज्वाइंट बॉक्स को खोलते हैं तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन हमको दिखता है। इसके अंदर ये चार ट्रे होता है। ये इस तरह का जो ट्रे दिख रहा है विद दिस वी कैन कॉल इट स्लीव्स, या वी कैन कॉल इट होल्डर टू होल्ड द फाइबर्स, या टू होल्ड द प्रोटेक्टिव स्लिप्स जब हम ज्वाइंट करते हैं। बी में से ग्रुप, हाँ ग्रुप्स, हाँ बेसिक ग्रुप्स होता है। तो इसमें चार अलग अलग ये जो हम देख रहे हैं ये चार पैनल होता है टू अकोमोडेट ए नंबर ऑफ फाइबर्स। हम लोग इसके इवन ये जो एक है वो भी उसके अंदर हम लोग एक, या तो हम लोग इसको दो तरह से रख सकते हैं। चाहे तो हम लोग एक, ये जो यूनिट दिख रहा है एक यूनिट के अंदर
जो हमारा एक बफर ट्यूब से निकलता है फाइबर, अगर 24 है तो उसके अंदर से 6 निकलेगा, अगर 48 है तो उसके अंदर से 12 निकलेगा। तो वो पूरा का पूरा 12 या 6 इसके अंदर अकोमोडेट हो सकता है। इवन हम लोग उसको 24 का 24 फाइबर को भी इसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रूव होता है ये काफी लंबा होता है, एक के ऊपर एक हम लोग उसको रख सकते हैं। दैट इज केप्ट वेल प्रोटेक्टेड जब हम इसको क्लोज कर देते हैं प्रॉपरली विथ ए एल्युमिनियम कैप, तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फाइबर्स ज्यादा है तो उसको भी अकोमोडेट कर सकता है, या लीलो पे हमारा जब लीलो हम कर रहे हैं तो वहां 3 तरफ से आ रहा है फाइबर, तो इसको अकोमोडेट करना है, तो इसकी वजह से हम लोग 4 इस तरह का यूनिट देते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइबर्स इसके अंदर, या जितना भी फाइबर्स इसके अंदर आ रहा है वो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये अपना बफर ट्यूब हो गया, ये ज्वाइंट्स हो गए, यहाँ पे ये हम लोग 2 वे टाइप का 2 वे दिख रहा है, यहाँ पे 2 वे ज्वाइंट बॉक्स है ये। तो यहाँ पे 2 वे है, यहाँ 4 वे अगर होता तो यहाँ यही चीज, ये जो एक है 2 और 3 और 4 हो जाए, तो वो 4 जगह से 4 डायरेक्शन से वो फाइबर को अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए, 4 वे और 2 वे ऐसा। तो यहाँ पे ये बफर ट्यूब हम लोग देख सकते हैं, ये बफर ट्यूब इससे निकला है, और बफर ट्यूब से ये फाइबर्स इसके अंदर स्प्लाइस कर करके हमने ये प्रोटेक्टिव स्लीव्स हो गया, इसके अंदर हमने रखा हुआ है। तो ये हो गया अपना ज्वाइंट बॉक्स का अरेंजमेंट, जो अंदर से ज्वाइंट बॉक्स जैसा दिखता है। इसके आगे अगर आज सर अलाउ करेंगे तो हम लोग सैट रिपोर्ट को पीडीएफ से समझा देंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया इसके अंदर पीडीएफ डालने का, तो वो दिख नहीं रहा था, तो मैं समझाता भी तो वो दिखता नहीं, तो वो समझ में नहीं आता। तो अलग से उसको, अगर इफ वी हैव टाइम तो अलग से उसको फिर हम लोग टेकअप कर सकते हैं, जो सैट रिपोर्ट, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास, जैसा जैसा बोलेंगे सर। जी, सर आज ही टेकअप कर लें उसको या नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि वो भी है, उसमें भी वो ओटीडीआर का पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को समझाते हुए हम लोग उसमें पावर मीटर का भी कैलकुलेशन है। तो पावर मीटर का जो मतलब अभी जो हमने ऊपर बात किया, वो प्रैक्टिकली हम स्टैट रिपोर्ट के अंदर उसको कैसे डालते हैं वो पूरा समझाएंगे। उसके लिए हमारे पास मिथिलेश जी भी हैं, अगर जी 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 सर। वो साहब सी साहब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे तक का टाइम है, 8 मिनट में आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। कर एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट देते हैं वो, तो आप कर पाओगे। जैसे साहब का डिसीजन है वैसा करना पड़ेगा। जी जी, यही सर, मैं तो अलग से क्लास में कर लेंगे हम लोग इसको, है ना? ठीक है, तो आप इसको अभी यहाँ पे ये 6-7 मिनट का टाइम जो क्वेश्चन सेशंस में जाने दो। आप सिंगल मोड और मल्टी मोड को डिफाइन कर दो कि दोनों डिफरेंस क्या है। अपन बार बार बात करते हैं केबल में, तो सिंगल मोड अपन बात करते हैं, तो ये क्यों अपन सिंगल मोड इसमें क्यों यूज कर रहे हैं, मल्टी मोड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 मिनट में उसको बता दो उसको। जी पीयूष जी, हाँ जी सर। ये जंक्शन बॉक्स का जो क्लोजिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे केबल के ऊपर स्पेशल मतलब कुछ अपन लगाते हैं कि जिसमें बिल्कुल ही नहीं जाता, थोड़ा उसके बारे में आप जरूर बताइए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सब कर लिया और उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं करा तो आप जैसा बता ही रहे, डस्ट या कुछ जाते हैं उससे इफेक्ट पड़ेगा भविष्य में। या भी कई जगह आपने देखा भी, कुछ जगह अपने को मिली है चीजें, मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता अंदर मिला है आपको एक आध जगह, तो उसके बारे में जरूर आप बताइए, मतलब क्योंकि वो हमारे मतलब ऐसे प्रैक्टिकली करने के लिए वो चीज बहुत जरूरी है। मतलब एक बार चीज बन गई और वो सही ढंग से चलती रहे, वो सबसे अच्छी चीज है ना। आप थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताइए। जी सर, तो बेसिकली जो हमारा ये हम लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि, एक सेकंड, हाँ, तो ये जो हमारा ज्वाइंट बॉक्स का यूनिट है, ये क्लोज होता है एक एल्युमिनियम के कैप से। एल्युमिनियम कैप हमने सब देखा होगा, या ब्लैक समटाइम्स जो आईएसपीज है वो ब्लैक कैप भी होता है, प्लास्टिक का भी कैप होता है। तो ये दोनों तरह का कैप के ऊपर एक बेसिकली उसको ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग करने के लिए या उसको टाइटली होल्ड करने के लिए वो नट्स होता है, नट्स बोल्ट्स होता है, और साथ साथ एक क्या बोलते हैं उसको, क्रिम्पिंग टूल बोलते होंगे, क्रिम्प करने के लिए। हाँ मतलब सर वो एक पतला सा स्टिक होता है एल्युमिनियम का वो कैप के ऊपर ना, वो बिल्कुल टाइट करने के लिए उसको वो नट बोल्ट होता है, उसके ऊपर एक पतला सा स्टिक होता है जिसको कि स्लीव बोल सकते हैं। लक्स दैट मे बी कॉल्ड फेरूल एंड लक्स वगैरह, जो लक्स वगैरह।
हाँ, तो उससे उसको टाइट करना होता है प्रॉपरली। होता क्या है ना सर, जनरली ऐसा तो जनरली कोई नहीं करेगा स्प्लाइसर की, वहां जाएगा और वो लक्स को टाइट नहीं करेगा। बट कभी कभी नट बोल्ट भी होता है कि जो नट हमने उसको टाइट किया वो समटाइम्स लूज रह गया गलती से, या वो लूज, कभी कभी नट बोल्ट भी आता है फॉल्टी कि वो लूज हो गया। तो मतलब विद इन ए लॉन्ग टाइम स्पेन, जब 2 साल 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, तो समटाइम्स वो लूज होके खुल जाता है। अगर खुल गया तो ऐसा एक हम लोग को भी यहाँ पे केस मिला है जहाँ पे कि कैप बाहर आ गया। तो अब 300 350 400 लाइन अगर हुआ है उसके अंदर एक आता है, तो एक आधा आधा में ऐसा केस आता है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। एक जगह हमने यहाँ पे अभी जुलवानिया सेंधवा में एक ऐसा केस देखा, जो सर बता रहे थे ना, हनी बी अंदर में मिला पूरा बिल्कुल, वो जॉइंट बॉक्स के अंदर हनी बी ने छत्ता लगा दिया। तो वो वही हुआ होगा कि वो नट बोल्ट लूज रह गया, या तो लूज रह गया उस टाइम पे, या तो फॉल्टी था नट बोल्ट, उस चीज को हमने उस वक्त रिप्लेस नहीं किया। तो धीरे पीयूष धीरे जी करके वो लूज होता चला गया। हाँ पीयूष जी, मैंने साइड पे देखा था आप एक स्पेशल टाइप की टेप भी यूज करते हैं उसको फाइनली बाइंडिंग करने के लिए, जब आप पूरा स्प्लाइसिंग कर वगैरह करते हैं उसको पुट अप करने के लिए, तो कोई गैप जी नहीं रहे। और फिर इसके बाद मैंने ये भी देखा था कि वहां पे आपने मतलब ये क्या बोलते हैं, एमसील वगैरह भी करके पूरी तरह उसको सील अप करा है। एक सेकंड सर, ये मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी आपको आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को ना, कि जी क्या हम लोग कोई एडिशनल चीज यूज करते हैं क्या जब ज्वाइंट बॉक्स को क्लोज करते हैं? ये हमारे यहाँ स्प्लाइसिंग करते हैं, काफी एक्सपर्ट हैं, 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं। तो बताइए मिथिलेश जी एक बार। जी सर, हम लोग एक्सपर्ट, हम लोग पास में जो ज्वाइंट बॉक्स में जो सारा मटेरियल आता है उसी को यूज जी करते हैं। उसमें एक अलग टाइप का एक रबड़ आता है, जिसे हम लोग फर्स्ट प्रिपरेशन हाँ। करते हैं, जो ओपीजी को कटिंग करते हैं। तो उस टाइम में हम्म। हम लोग उस रबड़ के थ्रू वहां पे जो ग्लाइंड होता है, ज्वाइंट बॉक्स की ग्लाइंड, तो प्रॉपर तरीके से उस रबड़ को हम लोग उस पे लगाते हैं। इसके बाद ऊपर से उसके जो ग्लाइंड के ऊपर नट होते हैं उसको कसते हैं, ताकि उसमें एयर ना बन सके, एयर ना जा सके अंदर ज्वाइंट बॉक्स के अंदर। जहाँ पे हम लोग स्पेशल ट्रे लगाते हैं, अगर उसमें एयर एयर जाता है तो फिर मॉइस्चर बनता है। तो वहाँ पे प्रॉपर हम लोग उस रबड़ के थ्रू, मतलब उसके जो हॉल होते हैं ग्लाइंड के अंदर, तो उसको बंद करते हैं सर। सर जी, मैं ये पूछूंगा, अगर एयर जाएगी तो क्या नुकसान है? एयर जाएगी तो सर वो आपका स्लीव है ना, जो प्रोटेक्शन स्लीव लगा है सर, उसमें मॉइस्चर बनेगा। मॉइस्चर होगा तो सर फिर फाइबर में लॉस आएगा। और उसमें वो एक प्रोटेक्शन स्लीव में आपका स्टील का रड होता है, उसमें आपका वो जंग लग जाएगा। क्या है, जो उनका साहब का ये क्वेश्चन था, उसका जी एक पार्ट तो आपने बता दिया। दूसरा को पार्ट ये है कि अगर मधुमक्खी का छत्ता बनेगा, मॉइस्चर जाएगी, तो उसमें एक कोटिंग होती है सर, ये रिफ्लेक्शन के लिए रहती है। फाइबर फाइबर के जो लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए कोटिंग रहती है उसमें सर, फाइबर के ऊपर। यदि जी मॉइस्चर के कारण या ये इम्प्योरिटीज के कारण उसके लॉस होने की, या उसकी जो, जैसे अपन जैसे रहता है ना मिरर में पीछे की वो जो एक पॉलिश रहता है, तो हमको रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही इसमें भी रहता है सर। यदि वो डैमेज होगी तो वो उस पॉइंट पे लॉस बढ़ जाएगा। इसलिए हमको मॉइस्चर से और इम्प्योरिटी से, इन सब से बचा के रखना पड़ता है, और उसको एयर टाइट करके रखना ये जरूरी। जितने भी जॉइंट्स है वो एयर टाइट होना है। इवन केबल के अंदर पूरे ऑप्टिकल फाइबर में भी अंदर मॉइस्चर नहीं जाना है। ये निशान ये है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जी सर, सही बोल रहे हैं सर। इसलिए सर हम लोग वहां पे रबड़ लगा दें, ताकि फाइबर के ऊपर से अगर पानी भी आता है ना, तो उस रबड़ के इतने प्रॉपर तरीके से उसके जो ग्रिप लगे हुए रहते हैं ना, उसमें प्रॉपर वो रबड़ पकड़ लेता है, उसके हाँ, अंदर और मतलब इसका पानी नहीं जा मतलब है, सकता। इसका मतलब हमारी मेंटेनेंस टीम को जब भी पेट्रोलिंग करती है, तो 6 महीने में, साल भर में जो भी एक रूटीन बनाना पड़ेगा, और इसका हमको चेक करना पड़ेगा दैट रबड़ इज इन इंटेक्ट कंडीशन। क्योंकि रबड़ की एक लाइफ होती है। तो वो अगर उसको ऐसा अगर वो उसको लगता है कि उसमें क्रैक्स आ रहे हैं या उसकी लाइफ है, तो हमको बदलना पड़ सकता है। तो हम नहीं, कैसे हाँ। रबड़ सर आपको तभी बदलना पड़ता है सर, जब आप ये ज्वाइंट बॉक्स से ग्लाइंड खोलेंगे। जब उसको एक बार ग्लाइंड खोल देंगे ऊपर से, ऊपर हाँ। जहाँ पे केबल इन कर रहा है ज्वाइंट बॉक्स में, अच्छा। आप ओपीडब्ल्यू को इन कर रहे हैं, उसको यदि आप खोल देंगे ऊपर से, उसके ऊपर में 3 नट होता है, तो एक बार खोलने के बाद फिर उसमें आपको दोबारा रबड़ लगाना पड़ेगा। पुराने रबड़ जिसमें और लगे हुए वो काम कहाँ नहीं से लाएंगे, करेंगे। अगर दोबारा मिलता है मार्केट में? हाँ सर, मार्केट में मिलता है सर, जगह मिलता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो कैसे क्या मिलता है, एक आध बार नेक्स्ट उसमें उस समय बता दीजिए कि छोटी छोटी चीजें किस जगह पे मिलती है। मेंटेनेंस टीम को हमारे ये छोटी छोटी चीजें बहुत परेशान करती हैं, तो वो आप सर वो जरूर इसीलिए बताइए। मेरा क्वेश्चन इसीलिए था सर जी वो।
है ना। तो नेक्स्ट जो उसमें अगले वीक में जब भी देंगे तो उसमें आप बताइए कहाँ मिल सकता है हमारी टीम को ये सामान, जिससे कि वो परेशान ना हो, है ना। तो ये देखिए स्प्लाइसिंग का सामान सर, स्प्लाइसिंग का ज्वाइंट बॉक्स हो गया या फिर स्प्लाइसिंग में जो भी लगता है मटेरियल, ये सब आपका भोपाल में भी 1-2 दुकानें हैं सर, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप दिल्ली से परचेज कर सकते हो, दिल्ली में बहुत सारी दुकानें हैं सर, मिल जाएगा। जो ज्वाइंट बॉक्स के अंदर में जो ये आपका OFC का जो काम करते हैं सर, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल आप उनके एड्रेस दे उस सकते दुकान हैं। में तो सर ये मिल जाएगा। आप एक लिस्ट बना के प्रेजेंटेशन में ऐड करके एड्रेस दे देना, या सबको उनके एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, ये वो सब वो लेके उसमें दे देना आप नेक्स्ट उसमें, है ना। जी सर। जबलपुर में पॉसिबिलिटी है तो जबलपुर में, क्योंकि हमारे जगह जगह हमारे डिविजन्स हैं, सर्कल्स हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो रीवा वाला जब भोपाल भागेगा। यदि पॉसिबल है रीवा में, पॉसिबल है जबलपुर में, तो हम लोग वहीं वहीं कर सकते हैं अरेंज, है ना। तो वो जितने पॉसिबल लोकेशन है जहाँ से मटेरियल मिलने की, वो आप उसको कलेक्ट करके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कलेक्ट करके नेक्स्ट टाइम में उसमें दे दीजिएगा। जी सर, जी करवाते सर। मिथिलेश जी जरा सा ये अपन देख लें इसको ना। जी सर, जी ATLM सतना बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर जी, बोलिए। जी 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 सर, बोले सर। सर एक मेंटेनेंस में करने में सर हम लोग जैसे पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो एक इशू सर अभी जनरेट हो रहा है गांव के पास सर, और जो जंगल लोकेशन है सर वहां पे जो भी जॉइंट बॉक्स लगे हुए हैं, तो इसमें जो ऊपर का कवर सर एल्यूमिनियम का दिया गया है, तो सर ये क्योंकि चार्ज नहीं है सर, मतलब ये न्यूट्रल टाइप का है सर, इसमें करंट वगैरह कुछ है नहीं, तो ये सर लोगों की नजर में आ रहा है कि ये ऊपर क्या लगा हुआ है सिल्वर टाइप का, तो वो सर मे बी सर आगे कुछ दिनों में सर चोरी होना स्टार्ट हो जाएंगे सर, ये सभी लोगों की यही नजर में सब आ रहा है सर, यही उसका सब कोई अगर सर। अपने को ऐसा खतरा लग रहा है, उसमें जी सर। पेंट कर दो ना, ब्लैक पेंट ले लो, उससे पेंट कर दो अपन। ठीक है वो सर, तो ठीक है सर। कंपनी का है, प्रोटेक्ट जी करना सर। हमारे लिए है, हमको जी कैसे सर। उसको रोकना है। लोगों को लग रहा है कि एल्युमिनियम का है तो जी चोरी सर। कर लेंगे, बिल्कुल सही जी बात सर। है। जी तो जी हम सर। उसको लेके हम उसको पेंट करवा दें, उसको जो ठीक उनका है सर, ध्यान हम ही खत्म पेंट हो करवा जाए। देते हैं सर, उसको ब्लैक पेंट करा देते हैं सर। ठीक सर, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो सर ने उस वक्त बोला था सिंगल मोड और मल्टी मोड या डुअल मोड, उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो फाइबर अपना होता है वो दो तरह का होता है। लास्ट सेशन में हमने अच्छे से उसको प्रॉपरली समझा था कि जो हमारा लाइट पल्स ट्रेवल करता है किसी भी फाइबर के अंदर, तो फाइबर का मेनली दो पार्ट होता है फाइबर का। पहला कोर, जो उसका बिल्कुल कोर, मतलब सबसे पहला जो होता है जिससे लाइट पल्स ट्रेवल करता है, दैट इज कोर इन ए पीयूष जी, फाइबर। इसको एक काम करो, एक्सक्यूज इसको मी। अगले अगले सेशन में इसको कवर कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना। जी तो जी वो बेटर होगा कि अभी जो लोगों का जो अभी समझने की क्षमता भी खत्म हो गई होगी, है ना। तो अगर साहब की अगर परमिशन हो, सी साहब की, और तो अपन नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन तो ले लो, वो रह गया है। ये नए लोगों चीज के खत्म क्वेश्चन तो करके क्वेश्चन आंसर हाँ, मैं सेशन ये कर नया लीजिए। चीज के लिए सर, ठीक है सर, इसको डुअल मोड और सिंगल मोड या मल्टी मोड जो है फाइबर दो टाइप का जो होता है, वो नेक्स्ट सेशन में सर हम लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे विद ए स्लाइड, क्योंकि अभी स्लाइड के अंदर भी नहीं है तो वो सिर्फ मैं बोल पाऊंगा। अगले सेशन में हम लोग उसका स्लाइड में भी उसको डाल देंगे। पीयूष जी, मेरा एक क्वेश्चन था इसको लेकर के, जो जॉइंट बॉक्स की बात चल रही है, तो चूंकि हम जी। इसको इंडस्ट्रियल यूज में ले रहे हैं, तो एक प्रोटेक्शन होता है, ये किस क्लास को बिलोंग करता है, एक तो ये सवाल था। और दूसरा जो अभी बात चल रही थी कि जो उसकी गैसकेट है उसको बदलने के लिए, रबर को बदलने के लिए, तो इस मटेरियल की क्वालिटी को हम कैसे इंश्योर करेंगे, ये किस क्लास का मटेरियल होगा जिसको हमको परचेज करना होगा? ये दो चीजों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर बेसिकली ये आप ज्वाइंट बॉक्स के मटेरियल का बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट बॉक्स किस मटेरियल का बनता है? नहीं, जॉइंट बॉक्स के प्रोटेक्शन क्लास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो ऊपर जो कैप होता है, कैप को जो हम टाइट करते हैं, उसका जो मटेरियल ओवरऑल जब जॉइंट बॉक्स को हमने क्लोज कर दिया तो वो किस कैटेगरी के प्रोटेक्शन, ये इंडस्ट्रियल आइटम है तो इसका डेफिनेटली इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन क्लास होगा, डिफाइंड होगा। सर मैं एक बार देख लेता हूँ जितेंद्र जी, थोड़ा सा। मैं भी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, आप बोलना क्या चाह रहे हो? प्रोटेक्शन की चीज के, जंक्शन बॉक्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो कि ह्यूमन सर, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो? जॉइंट बॉक्स किस कैटेगरी के प्रोटेक्शन क्लास में आता है? क्या वो मॉइस्चर को, हवा को, डस्ट को लेवल तक प्रोटेक्ट जितेंद्र, करना आप सकता है? सीलिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं ना, देखिए सर, जैसा मैंने केबल को मतलब जॉइंट बॉक्स की बात नरम कर करने रहा के हूँ। लिए।
हाँ, जॉइंट बॉक्स नहीं के सर, अंदर जो जॉइंट केबल बॉक्स की बात कर रहा हूँ। जी वेल जो और जितिन क्या है कि ये इनके आईईसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये इनके उसमें डिफाइंड रहता है इस सब चीज के लिए। वो कभी अगर पीयूष जी वो हो तो उस पर छोटा सा, अगर आपके पास टाइम हो तो वो उसके क्लॉज, उसकी जो नंबर है, कौन से नंबर के क्लॉज हैं उसके, उसमें वो उसको लेके छोटा सा उसको लेके बता सकते हो नेक्स्ट टाइम पे, है ना? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, वो कर लेंगे। मैं समझ गया, आईसी स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो हाँ, है ना, उसके डीआरएस। जी हर चीज के लिए इंडियन, जैसे कई चीज के इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। अभी ओपीडब्ल्यू से रिलेटेड अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं आए हैं, तो इंटरनल स्टैंडर्ड्स पे अपन काम करते हैं। आईईसी है, उसके क्लॉज नंबर, आईसी नंबर वगैरह भी ले लेना, उसके कौन से क्लॉज है, उसमें क्या है, वो छोटा सा स्लाइड में डाल के उसको दिखा भी देना नेक्स्ट टाइम, है ना? सभी चीज के क्या क्या है, कौन सी बिल्कुल चीज सर। कौन सा कवर करता है, उसको वो ले लेना। वो अच्छी चीज बोला उसने, तो उनको मालूम होना चाहिए। सही बात है कि सबको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज है, वो कहाँ पे कवर होता है ना। ठीक, ठीक है हम्म। सर, ठीक। नमस्कार सर, मैं ऑनलाइन की बोल रहा था। हेलो मेरा पीयूष जी। क्वेश्चन ये है, हाँ जी सर, हेलो, जी जी, हाँ जी सर। कि जैसे अपने जॉइंट बॉक्स लगे हुए हैं, अगर किसी जॉइंट बॉक्स में ज्यादा लॉसेस हो गए हैं तो वो कैसे पता करें? सर अगर यूज में है, लाइव है, फाइबर अगर लाइव हाँ, है तो उसके हाँ, अंदर से ऑब्वियसली डाटा जा रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो हाँ, अपना जो डाटा का ट्रैफिक है वो लो हो हाँ, जाएगा। सिग्नल मतलब, क्योंकि उसका जो लाइट पल्स जा रहा है जो उसको कैरी कर रहा है डाटा को, तो ऑब्वियसली वो डाटा जो ट्रैफिक है वो लो होगा, तो खुद पता, हमको पता चल जाएगा, मतलब जो भी यूज कर तो रहा है, इन यूजर जो ये भी है, पॉइंट जैसे पे हुआ है, यहाँ कौन पे से आईएसपी जंक्शन वो बोर्ड दिए पे हुए हुआ हैं। है? जी जी सर। पीयूष जी। कौन से जंक्शन बोर्ड पे हुआ है, हाँ वो हाँ। पता करना तो कैसे करें? नहीं नहीं, देखो मैं एक को थोड़ा सा ये उसका पॉइंट सही है यार पीयूष, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब अगर सर्विस में है और वहां पे कहीं पे लॉस डेवलप हो रहा है, तो उसको कैसे वर्किंग में कैसे पता चलेगा? हमारा ऑनलाइन तो कोई चेक करने का है नहीं, है ना? तो वो बिल्कुल सही पूछ रहा है कि कैसे समझ में आएगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास में आज के डेट में फोटे सिस्टम लगा हुआ है, तो उसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होता है, और साथ में वॉइस कम्युनिकेशन है। अब अगर इसमें कोई लॉसेस हो गए तो उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगा, है ना? उसमें नॉइस बढ़ जाएगी, डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगा। तो आपके पास में रिपोर्ट खबर आएगी कि यार ये लॉस ज्यादा हो रहा है, देखो कहीं लॉस है। तो एक जो अपने को जो जैसे अभी लाइन में अपने फॉल्ट होता है ना, कि लाइन में जो फॉल्ट ट्रिपिंग आ गई, तो वैसे ही एक आपके पास इंटीमेशन सर्विस स्टेशन वाला देगा कि लॉसेस बढ़ गए हैं यार, इसको चेक करो। और तब आपको वो डिस्टेंस कि डिस्टेंस पता चल जाए कि कितने डिस्टेंस पे है। उसमें आएगा कि लॉसेस कितने, वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग फोटे सिस्टम में होगा। अपन को पता करना पड़ेगा फोटे, अपन चूंकि मेंटेनेंस वाला जो है, ईएसटी मेंटेनेंस वाला उसकी फोटे की क्लासेस में नहीं रहा है, फोटे के उसमें टेस्टिंग वाला रहा है। परंतु अभी सीटीएनसी से एक आध बार बात करके फोटे के ऊपर भी एक आध बार क्लास कोई दे दे, एक दो क्लासेस दे देगा, तो अपन उससे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। मैं और सर छोटा सा एक बार बता देता हूँ। बेसिकली जो ये इक्विपमेंट्स हम पहले लगा रहे हैं फाइबर, हमारा एफओडीपी के बाद कॉमटेल अपना उसको फोटे लगा रही है, जो जैसा सर ने बताया। तो जो कॉमटेल फोटे लगा रही है ना, हमको क्योंकि मैं भी जानता नहीं एग्जैक्टली वो क्या क्या लगा रहे हैं, बट बेसिकली एनएमएस सिस्टम लगता है। फोटे जो लगाते हैं उसके अंदर एनएमएस सिस्टम रहता है। एनएमएस का फुल फॉर्म है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इसको आराम से मॉनिटर किया जा सकता है कि अगर हमारा लॉसेस कुछ बढ़ रहा है कहीं पे, तो लॉसेस बढ़ने का मतलब साफ है कि जो डाटा ट्रैफिक है या जो जो उसके अंदर से लाइट पल्स जा रहा है उसका सिग्नल लो हो जाएगा, लो सिग्नल होगा। तो लो सिग्नल जब होगा तो एनएमएस शो कर देगा, वो मॉनिटर हम कर सकते हैं एनएमएस के थ्रू कि हमारा सिग्नल यहाँ पे लो है और यहाँ पे मेंटेनेंस का जरूरत है। तो वो फिर आगे जो भी एएमसी है या जो भी जिसको भी ये जेटीटी काम कर रही है, तो उसको बताएगा कि यहाँ पे हमको एक तरफ से दूसरे, अगर टोटल ब्रेक है, ब्रेक में तो खैर सिग्नल जा ही नहीं रहा है, तो वो तो इमीडिएटली पता चल जाएगा, है ना। अगर ब्रेक है तो उसमें हमारा एक तरफ से दूसरे तरफ तो सिग्नल जा नहीं रहा है, तो उसमें तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, और डायरेक्टली उसको हम कहीं, बेसिकली जब भी ब्रेक होता है तो वो ज्वाइंट बॉक्स पे होता है, तो उसको जाके ठीक करेंगे। बट अगर सिग्नल लो है, इसका मतलब कहीं पे लॉसेस बढ़ रहा है, कोई स्प्लाइसिंग जो हमने किया हुआ है ज्वाइंट बॉक्स के अंदर, वहां पे लॉसेस बढ़ गया है। वो एनएमएस से हम लोग इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको ज्यादा अच्छे से कॉम्टेल वाले समझा पाएंगे। एनएमएस वो लगाते हैं, उससे मॉनिटर हो जाता है ये चीज जो आप सिर्फ पूछ रहे हैं।
जो आपका पूछना था। उसके बाद ओके। इसको हमको बताया जाएगा तो मेंटेनेंस करेंगे। जी नमस्कार सर, राठौर बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, राठौर बोल रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है। जी सर। हेलो। हाँ बोलिए राठौर हाँ साहब। जी सर, हाँ जी। ये हम देख रहे हैं कि जॉइंट बॉक्स जब ओपन करते हैं तो जब स्प्लाइसिंग करेंगे तब वेदर कंडीशन कैसी रहना चाहिए? सर ऑब्वियसली ड्राई होना चाहिए, ऑब्वियसली ड्राई। हम लोग अगर बहुत ज्यादा बरसा पड़ रहा है तो उसमें हम वैसे भी स्प्लाइसिंग करते नहीं है, रोक देते हैं काम। जब सूख जाता है या बारिश खत्म हो जाता है तो ऊपर में उसको कोशिश करते हैं हम लोग ड्राई, क्योंकि मॉइस्चर भी ज्यादा रहता है, मॉइस्चर कंटेंट भी एयर में ज्यादा रहेगा। तो कोशिश करते हैं, इग्नोर करते हैं उस वक्त में स्प्लाइसिंग करने का। बट ड्यू टू प्रैक्टिकल रीजंस, क्या अब ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से जो है वो पूरे बारिश का 2 3 4 महीना जाता है तो उस वक्त हम काम तो बंद करते नहीं है, काम तो करते ही हैं। बट सूखने का एटलीस्ट बारिश के समय नहीं करते, वो बारिश रुक जाता है, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम फिर बैठ के स्टार्ट करते हैं। जी तो इसमें हाँ इसका दैट भी मीन्स इफेक्ट पीयूष, पड़ेगा लाइसेंस में? अगर स्प्लाइसिंग करना जरूरी हुआ हमको, क्योंकि मेंटेनेंस व्यू से तो हमको करना ही है किसी भी कंडीशन जी में। जी सर, 2 1 घंटा कितना बारिश पड़ लेगा सर? वो 1 2 घंटा होगा फिर रुक जाएगा, क्योंकि बारिश में अब या तो सर अगर इन हाउस है, क्योंकि इन हाउस तो है नहीं अपना ट्रांसमिशन लाइन, हमको हाँ। बाहर ही बैठ के बारिश में या तो ऊपर कुछ वैसा बना दे, त्रिपाल लगा के कुछ कर ले, तो वो एक अलग बात है। बट इन हाउस में ये पॉसिबल होता है। अब बाहर अगर है आउटडोर्स में ड्यूरिंग रेनी सीजन एकदम से जब बारिश पड़ रहा हो तो थोड़ा सा तो उस वक्त अवॉइड करना ही चाहिए, या करते ही है, नहीं होता है। पीयूष जी वो उनका जी क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है। आप मान लो कल के दिन लाइन ब्रेकडाउन हुई और उसके बाद उनको डेटा लाइन हमने चालू कर दी, डेटा कम्युनिकेशन भी चालू करना है, क्योंकि जब हम पूरा पूरा इस सिस्टम पे आ गए हैं तो हमको उसको अटेंड करना पड़ेगा। तो उसका पानी गिर रहा है तो पानी गिरने का तो आपने बता दिया, शेड बना दी है तो आदमी गीला है या आदमी काम कर रहा है तो मॉइस्चर तो रहेगा। तो और क्या साधन हो सकते हैं? क्या ऐसा कोई हैंडी एयर वो ड्रायर आता है? मतलब उस कंडीशन में हमने मान लो कैसे भी करके सेट तो बना लिए पानी में, मगर ह्यूमिडिटी इतनी हाई रहती है उस कंडीशन उस समय पे। तो कोई ऐसा टूल्स रहता है कि कोई हॉट ड्रायर आता हो हॉट एयर के साथ में, कि हम उसको स्प्लाइसिंग के स्पेस है उसको ड्राई कर लें और उसके बाद में जंक्शन बॉक्स क्लोज करने के पहले भी ड्राई करने की, उस पर्टिकुलर पॉकेट में उस जगह पे ड्राई एयर रहे हो जिससे मॉइस्चर का लेवल कम हो जाए? कुछ है ऐसा कुछ साधन? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा करते हो तो मतलब एकदम से मिनिमाइज करने के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वही ज्यादा मेहनत बढ़ जाता है। हम क्योंकि देखिए सर, स्प्लाइसिंग मशीन में जब हम स्प्लाइस करते हैं तो लॉसेस वो मिनिमल तो रहना चाहिए, और हमको स्प्लाइसिंग मशीन बता देता है कि हमारा स्प्लाइसिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो वही है कि मेहनत बढ़ जाएगा। अगर स्प्लाइसिंग में उसके चलते लॉसेस बढ़ रहा है तो बार बार वो स्प्लाइसिंग हमको वो उसका स्प्लाइसिंग मशीन। सॉल्यूशन में मेरे को जो समझ में आया, आपने बताया था कि हमको जब उस कंडीशन के लिए मैकेनिकल जॉइंट्स को यूज कर लेना चाहिए। जनरली सर करते नहीं है मैकेनिकल नहीं जॉइंट्स, एक्चुअली नहीं मान लो ऐसी एक्चुअली करते कंडीशन है, नहीं है। आपने हाँ बोला बट यस, हाँ स्प्लाइसिंग, अब हमको स्प्लाइसिंग करना है, मॉइस्चर है, पानी गिर रहा है, गीला है, आदमी गीला है, तो मॉइस्चर तो हाथ तो गीला लगेगा ही। तो हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैकेनिकल जॉइंट करके सिस्टम को चालू कर दें और बाद में जब ड्राई वेदर हो तो स्प्लाइसिंग हम परमानेंट कर लें। एक ऑप्शन हो सकता है कि ऐसा मतलब आपकी सर टीम थोड़ा बैठी हुई है इसको आपकी, जो आप पहला नहीं अगले अभी नहीं अभी जी जवाब मत देना, ये राइट क्वेश्चंस हैं, ये आप अगली बार में अपनी टीम से डिस्कस कर लो और अगली बार डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन हमको दो, ठीक है सर। है ना? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है पीयूष जी, कि जी जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं फाइबर को या कनेक्टर लगाते हैं उस समय क्लीन करते हैं कोई ऐसे केमिकल से, तो वो क्या आइसोप्रोपाइल विशेष अल्कोहल से। chemical होता है? जी जी, वो भी जरूरी है। सर आपका आवाज कट रहा है, सॉरी सर, आपका आवाज कट रहा है। ना एक्चुअली वो जो केमिकल है वो कौन सा होता है और वो कंपलसरी है? हाँ सर, वो कंपलसरी है, वो रखते ही रखते हैं हम लोग। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं उसको। ये बेसिकली ये भी छोटा सा एक आइटम है। तिवारी जी, मेडिकल कहाँ से लेते हैं आप लोग ये? तिवारी जी थोड़ा बता पाए आप लोग कहाँ से लेते हैं इसको? तो सर हम लोग यहीं जहाँ पे स्प्लाइसिंग की और स्लीव वगैरह और भी चीजें होता है, पैच कोड वगैरह जहाँ पे वहीं पे मिल जाता है, हाँ, वहीं तो से आप लेते ये हैं। इस तरह का दिल्ली ना से हो गया, शॉप्स का थोड़ा भोपाल देखिए कि कहाँ ये एमपी के अंदर कहाँ पे इस तरह का शॉप्स है जहाँ भोपाल पे में कि भी हम है लोग सर, ये भोपाल में भी है, भोपाल हाँ में वो है मैंने ईट इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट जो है उसमें आप पूरे दुकानों के नाम उनके कांटेक्ट नंबर पूरी लिस्ट हम लोग को शेयर कर दीजिएगा, नेक्स्ट उसमें कर मटेरियल की लिस्ट भी दे दीजिएगा, सपोर्टिंग में कौन कौन सा मटेरियल लगता है।
जी सर, जी जी। हेलो। सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, जैसे हम लोकल वेंडर या किसी से जियो या एयरटेल वाले से स्प्लाइसिंग करवाते हैं, वो कितने मतलब ट्रेंड होना चाहिए या फिर उन पे कितनी विश्वसनीयता होना चाहिए? सर मैं बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि स्प्लाइसिंग कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ट्रेंड है। अगर हम और आप पहला बार जाएंगे ना फाइबर को काटने के लिए, मैंने प्रैक्टिकली अपने हाथ से भी किया हुआ है इसको, तो वो होता नहीं है, वो फाइबर टूट जाएगा। वो फाइबर इतना ज्यादा थिन है, और वो फाइबर को करने के लिए एक तो पहले कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब आपको काफी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा बात कि ऐसा नहीं है कि उसके एजुकेशन बैकग्राउंड को हम चेक करके उसको स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। मैं रीजन बता देता हूँ। ये सब कुछ जो इसका वैल्यू मेजर कर रहे हैं, लॉसेस को हम देख रहे हैं कि हमारा स्प्लाइसिंग प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, करना तो मशीन को है। अगर हमारा मिनिमल लॉसेस के अंदर नहीं आ रहा है तो उसको 3 बार 4 बार टाइम ज्यादा लगेगा। अगर एक्सपर्ट नहीं है ना, तो बस इससे ये होगा कि टाइम ड्यूरेशन जो करने का है ये स्प्लाइसिंग का, वो बढ़ जाएगा। अदरवाइज एज सच कोई इशू नहीं है कि वो कितना ट्रेंड है, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है। वो टाइम वेरी करेगा, बस इतना है कि करने का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो जब काम कर रहा है स्प्लाइसिंग का, उस समय कैसे उसको मॉनिटर करेंगे कि प्रॉपर कर रहा है? सर वो वैल्यूज देख के मशीन पे, आप स्प्लैशिंग मशीन या ओटीडीआर जो उनके साथ रहता है उसको देख के आप मॉनिटर कर सकते हैं। तिवारी जी, इस पे और अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो। जी मिथिलेश सर, जी। अगर कोई भी जी हाँ जी जी सर, अगर कोई भी नया बंदा को मतलब नया बंदा से करवा रहे हैं तो पहले उससे एक दो चीज पूछ लिए, कलर कोडिंग वगैरह उसे पता है कि नहीं। ये तो मेन फाइबर में सबसे बड़ी चीज है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग यदि नहीं पता है तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा। और दूसरी चीज क्लीनिंग, आपका जितना नहीं, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड मिथिलेश जी, एक सेकंड मैं रोक रहा हूँ। दिक्कत जब ये बोल रहे हैं तो दिक्कत का ये मतलब है कि वो, अब ऐसा है कि वो रेड को जाके वो ऑरेंज से जोड़ दिया दूसरे जी एंड पे, दिक्कत ये हो सकता हाँ, है ना? फिर वो यही है ना मतलब? फाइबर कलर हाँ मिसमैच हो जाएगा जी, बिल्कुल। फिर हाँ, उसमें कलर फिर मिसमैच। आपको पावर जी फिट करेंगे इसमें तो उसमें चला जाएगा दूसरे फाइबर में। तो इसलिए पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि फाइबर की आपको कलर कोडिंग पता है कि नहीं। और उनको ये बात कर लीजिए कि मुझे 10 नंबर फाइबर तोड़ना है और मुझे 15 से कनेक्ट करना है, तो 10 और 15 दोनों से उनसे पूछ लीजिए कि 10 नंबर फाइबर कौन सा कलर कोड होगा, 15 नंबर फाइबर कौन सा हो जो अपना ट्यूब है उसके साथ। दूसरी चीज की फाइबर का जैसे आप कहीं भी करवा रहे हैं तो क्लीन होना बहुत जरूरी है। जगह जगह पे क्लीन, मतलब फाइबर जितना अच्छा क्लीन करेगा, जितने 90 डिग्री पे कटिंग करेगा जो, और वो फाइबर जो मशीन पे रखता है तो डिस्प्ले पे आपको दिखेगा कि फाइबर 90 डिग्री पे कटिंग हुआ है कि नहीं, फाइबर क्लीन हुआ है कि नहीं। यदि स्प्लाइस मशीन कर देगा सर, वो आपको लॉस कभी कभी होगा कि स्प्लाइस मशीन किया 0 0 का लॉस दिखाएगा, लेकिन कभी होगा कि कटिंग खराब होगा तो 0 0 के बावजूद भी आपका 1 dB का लॉस शो करेगा जब आप OTDR करेंगे तो मेन चीज है क्लीन। आप देखें क्लीनिंग कैसा कर रखा है और फाइबर की कटिंग कैसा है। और जो आर्क लेता है मशीन, जो आर्क लेता है उसके अंदर जो दोनों साइड से फाइबर रखते हैं, जो आर्क लेता है बिल्कुल क्लीन आर्क लिया या नहीं लिया, या उसमें कुछ मतलब एक फ्यूज टाइप का होता है, कुछ टाइप का लिया कम लिया, मतलब पूरा डिस्प्ले पे क्लीन हुआ कि नहीं, वो सब चीजें देखना पड़ता है अगर आप नए बंदे से करवा रहे हैं तो। जी। प्रैक्टिकली सर इसको एक्सप्लोर करने के लिए जैसा परवार सर ने पहले ही कहा कि ये जब तक प्रैक्टिकली हम लोग उसको देखेंगे नहीं ना होते हुए, तब तक थोड़ा कम समझ में आता है। तो हाँ अच्छा तो ये राहिल, तरीका है इसको राठौर करने साहब, का। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एज ए हमारी टीम के लोगों को एज ए सुपरवाइजर का अभी रोल छोड़ के एज ए वर्कर जोड़ना पड़ेगा। अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, अपॉर्चुनिटी है। जेटीटी की टीम है तो इन्हीं की गैंग जो काम कर रही है, जब भी उनको बोल के रखो कि स्प्लाइसिंग करना है, ये काम करना, हमारी टीम करेगी। हमारा तो ये एक बार करेंगे, एक आध बार गड़बड़ होगा, 2 बार 3 बार में ट्रेंड हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास ये ट्रेनर डेवलप करना हमको अपने खुद के। जी सर, जी सर। अच्छा, एक और आपने जो पूछा था उसके संबंध में बताता हूँ कि आपने जो प्राइवेट वाले से करने का एक बहुत बड़ा जो चीज है, बाकी तो सब बन जाता है उनको, उनका इशू आता है कि जंक्शन बॉक्स अपन ऊपर टावर में रहता है और वो उन लोग टावर में चढ़ नहीं पाते हैं। हम्म, तो उतार जी के सर। हमको देना पड़ता है, और उनको उतार के देना पड़ता है, ऊपर टांगने की व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। ये अंतर होता है। बाकी स्लाइसिंग का काम तो बढ़िया कर लेते हैं, उनको कोई इशू नहीं है उनके लिए। सिर्फ यही है कि उन लोग टावर में बिल्कुल नहीं चढ़ते, नीचे उतार के देना पड़ता है। और जहां भी हाइट कम होगी, जहां पे अगर धीरे धीरे करके ज्वाइंट्स आपकी लेंथ कम होती जाएगी और ग्राउंड पे नहीं आ पाएगा, तब फिर प्रॉब्लम जाएगी। जी सर। हेलो। और किसी का क्वेश्चन? हेलो, भूरिया बोल रहा हूँ सर, बड़वा से। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, क्लीनिंग एजेंट को लेकर मेरा एक सवाल था कि जो अभी जॉइंट कर रहे हैं,
जॉइंट बॉक्स या ड्रम टेस्ट करते हैं उस समय में ये यूज करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ तक सही है, ये क्यों मतलब यूज कर रहा है अभी? बताइए पीयूष जी बताइए। ये सर ये क्या होता है ना कि सब जगह ऐसा नहीं होगा वो पता नहीं सर ने कहाँ पे ऑब्जर्व किया ये। अब हमारे पास मान लीजिए कि 3-4 वेंडर है, उसमें भी जो स्प्लाइसर होता है ना, तो 3-4 स्प्लाइसर अलग अलग रखते हैं ये लोग। तो उसमें से किसी ने यूज कर लिया, बट सर ऐसा यूज मैंने तो कहीं भी अभी तक नहीं देखा। इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो अपन उसको देखें, नहीं, मतलब मैं आप बात पूछ लेता करिए हूँ। पीयूष जी, ये इन्वेस्टिगेट करिए, हाँ है ना। आप अपने जो टीम से किसने किया इनके एरिया में, चूंकि इस डिवीजन में कौन काम कर रहा है आपके पास जी आइडेंटिफाइड है, ये उनसे बात करके अलग से, भूरिया साहब से हाँ बात हाँ करके, और वो किस पीरियड की बात है, और उस पीरियड के हिसाब से अब उस जो वेंडर को आप बात करिए और उनको समझाइए कि आगे से ठीक है ये रॉन्ग बिल्कुल। प्रैक्टिसेस ना करें। हम जब तक स्टैंडर्ड नहीं बताएंगे तो आप उसको फॉलो कौन करेगा। हम अगर घर बिल्कुल में अगर माँ बाप ही गलत करेंगे तो बच्चे गलत करेंगे ही ना। हमारे लिए तो आप आइडियल हो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके। पीयूष जी, मैं रवि चौरसिया बोल रहा हूँ। एक मेरा जी जी छोटा जी सा इसमें क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग, आपने बोला कि स्प्लाइसिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमें जॉइंट 100% एक्यूरेसी के साथ होता है, इसमें हमें रिजल्ट शो हो जाता है। जी आपने फिर बताया कि ओटीडीआर में हमें पूरी लाइन की लॉसेस मिल जाता है, हमारे सारे जो डीबी लॉसेस हो रहे हैं वो भी हमको पता चल जाते हैं। तो जी क्या ये ओटीडीआर मशीन अगर अलग अलग यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग अलग आएगा क्या? सर प्लस माइनस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट एज सच नहीं, अलग अलग अगर कंपनी का भी करते हैं तो काम तो वही है ओटीडीआर का। काम अलग तो अलग वही है, वेवलेंथ बट पे ये चलेंगे और डीबी। जैसे अभी जी हम कुछ डीबी में लाइन रिजल्ट जो अच्छा हमारी रहेगा। कॉमर्शियलाइज हो गई है अभी, उसमें कुछ एजेंसी बिल्कुल। आके उसमें ओटीडीआर कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं कि हमारे इसमें लाइन में लॉसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, और जी हमारा जो जी जी सेट जी रिपोर्ट है उसके हिसाब से मतलब जो हमने आपको लिमिट दिया है उसके अंदर लॉसेस आ रहे हैं। मैं तो बता ये देता इसको हूँ सर, मैं इस पे कैसे कमेंट मतलब कर देता हूँ। रेक्टिफाई किया जा जी सकता है? जी। जी। एक्चुअली सर देखिए, ये एक तो पहला चीज कि अभी आज के डेट में हमको लगता है 90% जगह पे 95% मेरे हिसाब से आज के डेट में 5-6% का ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा 1-8% का। अदरवाइज 90% तो सॉल्व हो चुका है। रेक्टिफिकेशन का जो इश्यूज आया था, आया क्यों था, मैं उस पे एक बार बता देता हूँ। अब सर ये क्या है कि जब हम किसी भी स्प्लाइसिंग करते हैं, हमारा केबल का जो लाइफ है वो तो बेसिकली 20 to 25 ईयर्स का रहता है। जो हम लोग केबल लगा रहे हैं उसका लाइफ जो है वो 20 to 25 ईयर्स का है। बट ये सेम केस स्प्लाइसिंग के साथ लागू नहीं होता है। जब हम ज्वाइंट बॉक्स पे स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो ये कहीं भी सर, ये नहीं कि जेटीटी, कोई भी कंपनी इस पे काम करेगी तो 2 से 3 साल में, और सारे पे नहीं आएगा बट 2-3, कोई मतलब 2-3 ज्वाइंट्स पे, एक ज्वाइंट बॉक्स में या कहीं और पे, तो ये 2 से 3 साल में इसमें लॉसेस बढ़ता है। उसका एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। जैसे कि हमने बताया सर, इसमें बहुत सारा चीज होता है, डस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, और प्रैक्टिकली 100% हम स्टॉप तो करते नहीं है। ठीक है, हमने उस पर स्लीव लगाया, फिर उसको कैपिंग किया, बट देन ऑल्सो 100% प्रैक्टिकली उसको हम मिनिमाइज, मतलब खत्म तो, रोक तो बिल्कुल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है कि 2 से 3 साल में, अब सेट हुए हुए बहुत दिन हो गया, हमने अभी आईएसपीस को दिया है लाइन, है ना, मतलब जो एम्प्यूटल ने लाइन अभी अभी दिया है, कॉमर्शलाइज किया है आईएसपीस को, चाहे जियो हो, चाहे सीपी हो, चाहे कोई भी हो, तो 2 से 3 साल में ये लॉसेस कहीं कहीं पे सर बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल है अक्रॉस कोई भी कंपनी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी। हाँ, फाइबर का जरूर जरूर लाइफ है 20 से 25 साल, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्प्लाइसेस, हम लोग स्प्लाइसिंग जो है वो हमको रेगुलर इंटरवल्स पे ठीक करते रहना पड़ता है। 2 से 3 साल में ये प्रॉब्लम्स आते हैं सर। जी। अब बेसिकली अभी तो हमको लगता है कि साइट्स पे अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन अभी हुआ है नहीं, बाय एज ए मेंटेनेंस जेटीटी, पॉइंट बाय ऑफ व्यू से आईएसपी। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें हमें जी अलग से कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा क्या, कि मतलब बीच बीच में इसको रख रखाव के तरीकों से, बिल्कुल बिल्कुल करना कि पड़ेगा लॉसेस ये कैसे, मैं मतलब क्या इसका? रवि मैं बोलता हूँ ना कि जो जेटीटी ने जो बात कर रहा था तो उससे हमारे दिमाग में एक चीज आई थी, वो तभी मैंने उनसे बोला था कि ये छोटी छोटी चीजें जो जंक्शन बॉक्स से रिलेटेड है, जहाँ भी स्प्लाइसिंग हो रही है ना, उस जगह पे हमारा मेंटेनेंस एस्पेक्ट वही है। तो हमको ये जंक्शन बॉक्स को एयर टाइट रखना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, ये हमको देखना पड़ेगा। कि आदमी जाए टावर पे देखे, जब टॉप पेट्रोलिंग करने जाता है जब भी, तो वो देखे कि भाई एक, हमको देखना पड़ेगा कि जजमेंट वाला कि ये यार ये गड़बड़ कर रहा है, एयर टाइट नहीं हो सकता ये। तो एयर टाइट करने के लिए अपन को हो सकता है कि कुछ फिलर्स अपने को लगाने पड़े कि यहाँ से पानी और मॉइस्चर ना जाए।
अगर ये अपन मेंटेन करते हैं तो इसकी जंक्शन बॉक्स बदलने की या डिस्टॉर्शन की या लॉसेस बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो लॉसेस क्यों होगा, मैंने बताया था कि मॉइस्चर इंक्रीज होगी तो वो जो कोटिंग एक रहती है इसके ऊपर, एक फाइबर के ऊपर कोटिंग रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके खत्म हो जाती है वो। और जैसे ही कोटिंग रिएक्ट हो जाएगी तो वो जो रिफ्लेक्शन है वहां पे खत्म हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा तो लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपके सिग्नल्स जो है डिस्टॉर्ट होने लगेंगे उस एंड पे। इसीलिए मेन हमको जो अभी तक समझ में आया मेंटेनेंस एस्पेक्ट में, कि हमारे आदमी को ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे उसको हर 6 महीने में 2-3 क्वार्टरली मंथली जो भी सिस्टम अपन बनाए, जंक्शन बॉक्स को जरूर देखना कि ये किसी भी तरीके से कोई इसमें मॉइस्चर की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। और अब वो बाकी अगर लॉसेस बढ़ती है तो फिर खोल के मेंटेनेंस तो करना ही है। और जी उसके अलावा जी सीए ने लॉसेस की, जो आपका एक और क्वेश्चन जो था कि अलग अलग मशीन्स के साथ में अलग अलग वैल्यूज आएंगी क्या टेस्टिंग पे, प्रैक्टिकली नहीं, जी सर। तो सॉरी थ्योरेटिकली नील। पर क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है, हर इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन होता है। मान लो किसी ने जनवरी में कैलिब्रेशन कराया, किसी ने नवंबर में कैलिब्रेशन कराया, एक एक साल की कैलिब्रेशन होते इक्विपमेंट्स के। अब हमने इसका दिसंबर में टेस्टिंग की, ठीक, तो कैलिब्रेशन हमको क्यों करने की जरूरत पड़ती है बार बार, क्योंकि यूज करते करते उसकी परफॉर्मेंस में अंतर आने लगता है। अब जनवरी में जो कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट से हमने टेस्टिंग की दिसंबर में, और जो नवंबर में कैलिब्रेट किया उससे हमने दिसंबर में टेस्टिंग की, तो दोनों में डिफरेंस आएगा वैल्यूज में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम टूल्स किसी का भी यूज करते हैं तो उससे हम पूछ सकते हैं, हमारा राइट है कि आपका इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओ। हो सकता है कि वो हमको कराया नहीं 5 साल से उसने, है ना। तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट, कैलिब्रेशन कब कराया उसने। एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर ये अगर इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि कभी टावर गिर जाए, उस कंडीशन में हमको रिस्टोरेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन को रिस्टोरेशन करने के लिए कोई सी प्रोसीजर या अल्टरनेट कुछ अरेंजमेंट है क्या, ऐसा कुछ जेटीसी उसी के के लिए पास? एएमसी है, वही जैसा अभी हमने चर्चा किया कि वो उसके ये लिए एक अभी एएमसी बात का हो रही थी व्यवस्था ना सर, वो अभी बात हो रही थी कि जो स्प्लाइस जो इमीडिएट ज्वाइन करना है, ये पीयूष जी ये साहब ये बोल रहे हैं कि मान लो केबल लाइन कहीं पे तार गिर गया, बीच में ब्रेक हो गई, ओएफसी केबल ब्रेक हो गई, तो ओएफसी जो ओपीडब्ल्यू केबल ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद में उस जगह पे टूटी गई है मतलब, तो क्या उस जगह पे हम कोई ऐसा टेम्परी व्यवस्था करके उसको चालू करने का, लाइन तो कमीशनिंग होती रहेगी बाद में, हमारा फाइबर कम्युनिकेशन हम चालू कैसे कर सकते हैं, कोई ज्वाइंट करके, कोई टुकड़ा जोड़ के उसमें एक जंक्शन या बॉक्स क्रिएट अंडरग्राउंड करके, इस केबल? टाइप से, है ना, या नीचे जनरली हम ग्राउंड लोग इसको तो वैसे ही, इसको एक्सप्लोर तो वैसे ही करते हैं कि किसी और रूट से डाइवर्ट करते हैं, मतलब वहां पे क्योंकि पैरेलली बहुत सारे लाइंस पे फाइबर डला हुआ है, तो प्रैक्टिकली अब अगर टावर गिर गया और उसमें ओपीडब्ल्यू हम लोग कभी ऐसा किए नहीं है, मतलब मैं अगर सच बताऊं मैंने 5-6 नहीं सरकारी यूटिलिटी के साथ काम किया कोई है, बात नहीं पीयूष जी, तो आपने ऐसा नहीं नहीं किया। किया है हमने। आप इस एस्पेक्ट में, उन साहब का क्वेश्चन बहुत सही है, इस एस्पेक्ट में आपकी मेंटेनेंस की जो टीम है, आपने एमसी लिए होंगे दूसरी जगह पे, आपको मतलब आप ऑन बिहाफ एमपीबीडीसीएल में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनसे ये फीडबैक लें। और फीडबैक जी लेके ये जितने पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, और अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आप इसको फोकस करके ज्यादा एलोबरेट करके आप इसको बताइए। ठीक है सर, ठीक ठीक है, आप उससे फीडबैक लो ना, मेंटेनेंस जो आपकी एएमसी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे इन सिचुएशंस को कैसे डील कर रहे हैं, उनसे हाँ, फीडबैक ये लेके बेसिकली सर ये हम वही लोग शिफ्ट, करेंगे। हम लोग ना किसी और लाइन के थ्रू डाइवर्ट ही करते हैं डाटा, जहां तक मुझे पता है कि अगर ऐसा केस हुआ है तो, और लेंथ, हाँ ये एक प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर कोई दूसरे लाइन से डाइवर्ट करे और उसका लेंथ बहुत ज्यादा है, और इनका जो इक्विपमेंट है, अभी जो आईएसपीज हैं उनका इक्विपमेंट, चाहे कॉम्टेल या जो भी इंड यूजर है उसका नहीं इक्विपमेंट क्या होता है वहां पे पीयूष फेल। जी, हमारे जी पास कुछ लाइनें रेडियल हैं, वहां जाके हमारे पास दूसरा डाटा वहां पे रूट करने का कोई साधन नहीं है, तब उस कंडीशन में हम बाकी जगह तो हो जाएगा, फोटे के थ्रू वो ये मैनेज हो जाएगा, सेटिंग हाँ चेंज बिल्कुल। करके उसको करना पड़ेगा, तो जी वो हो जाएगा। परंतु इस पर्टिकुलर एक जो हमारे रेडियल फीडर्स होते हैं जहाँ पे ये अरेंजमेंट नहीं हो सकता डाइवर्शन का, है ना, तो उस जगह पे वो कैसे हमको इमीडिएट चालू करना है कम्युनिकेशन, क्योंकि आज की डेट में हम मान के चल रहे हैं कि हमें कि फाइबर केबल लीज पे दी हुई है, और जी उसको हमको कैसे करके मिनिमम टाइम में उसको रिस्टोर करना है,
तो साहब का एक्सप्लोर कर बहुत लेते अच्छा हैं। क्वेश्चन है, हाँ, जी जी कि हमको इमीडिएट हम लाइन कमीशनिंग करते रहेंगे बाद में, पर टेम्पररी व्यवस्था हम उसको कर दें कि भाई चालू हो जाए। तो आप बिल्कुल अपना टाइम लीजिए, एक सप्ताह का, और फीडबैक लेके पता करके और ठीक है पूरा उसको बताइए, है ना? ठीक है, जी नोट जी करते जाओ जितने पॉइंट्स मैंने नेक्स्ट हाँ वीक के लिए बिल्कुल बोले, बिल्कुल आप कवर नोट करते जाओ ना। जी जी काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है पीयूष जी आपका, और आगे भी धन्यवाद ऐसे ही आप हमको एनलाइटमेंट करते रहेंगे, हम अपनी जानकारी अपने एक्सपर्टीज से हमको अवगत कराते रहेंगे। और परवार साहब का ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी समय निकाला और हमारे इस टेक्निकल सेशन में इन्वॉल्व होकर और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताया, जो एक्सपीरियंस उनका है, और उस मार्गदर्शन में हम लोग आगे काम करते रहेंगे। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे लिए कमर्शियल इशू है ये ऑप्टिकल फाइबर की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, तो इतना अफोर्ड हो सकता है विथ लिमिटेड रिसोर्स, हम उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे जैसे अभी तक हम अपने लाइनों को मेंटेन करते आए हैं। लाठी साहब, आग्रह है कि आप क्लोज कर दें। जी सर, जी। सभी का धन्यवाद, जेटीटी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दोनों सेक्शन बहुत अच्छे रहे, और मतलब जो टाइमिंग है उस हिसाब से ही समझ में आ रहा है कि मतलब सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके इस चीज को समझा है। मैं परवाज साहब का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मतलब हमारी तरफ से जो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो उन्होंने क्वेश्चन बनाए भी और उसका आंसर भी दिया, और मैं ये टेक्निकल सेशन को क्लोज करने हेतु करता हूँ। और आप सभी का फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार। ओके, नमस्कार।